Hello everyone, this is me Sachin Pathak, Punjab PCS rank 3, and I am going to share my strategy for Punjab PCS prelims, mains and interview rounds with all of you. Before we begin, I would like you guys to follow the awesome content of Launchpad Education on their YouTube channel as well as on their Facebook, Instagram and Telegram pages. So guys, let us jump right into it. आज की पीपीटी को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को फॉलो करने चाहिए। सेकंड, द एवर सॉट आफ्टर लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड वुड बी प्रीलिम स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय एसे, मेंस आंसर राइटिंग एंड लैंग्वेज पेपर स्ट्रैटेजी। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस जो कुछ डूज एंड डोंट्स हर यूपीएससी एस्पिरेंट को करने हैं। देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही बोला जाता है कि यू हैव टू स्टडी लाइक मैनिएक्स, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। पर मुझे लगता है ये डिस्करेज ज़्यादा करती हैं और आपको इनकरेज कम करती है। अगर आप आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर बन भी जाते हो, उसके बाद भी आपको लाइफ में एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज डू नॉट स्टॉप परसुइंग योर हॉबीज। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करेगी यूपीएससी में। तो रेगुलर बट इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2-2 घंटे के 3 से 4 सेशंस निकाल पा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। जो सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट माई सेल्फ फॉर सो मैनी ईयर्स, इज कि हम मार्केट से बहुत ज़्यादा बुक्स उठा लेते हैं जो सिलेबस के रिलेटेड होती हैं या जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करती हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए एक बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। नाउ दैट बुक इज वेरी थिक, अराउंड 700 to 800 पेजेस। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं? सिर्फ एक। तो क्या एक क्वेश्चन के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना चाहिए? इसीलिए मैं बोलता हूँ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डू इज दैट आपको सिलेबस मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करना है, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ताकि आप असर्टेन कर सकें कि कितनी डेप्थ तक क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद थर्ड चीज जो हमेशा एस्पिरेंट्स के मन में रहती है कि न्यूज़पेपर रीडिंग को कैसे करें। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका ओपिनियन बिल्ड करना। और ओपिनियन बिल्ड होता है एडिटोरियल्स और ऑपोजिट एडिटोरियल्स पे जो करंट इश्यूज है उसके कॉलम्स पढ़ के। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के बहुत परफेक्ट नोट्स बनाएंगे और फिर आप उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, तो ये थोड़ी अपने आप से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बिकॉज प्रेपरेशन में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, जनरल स्टडीज़ ही इतना ज़्यादा है, फिर आंसर राइटिंग है, फिर करंट अफेयर्स है। तो न्यूज़पेपर्स ओनली पर्पस इज ओपिनियन बिल्डिंग। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पर लगाते हैं, लेकिन स्टैटिक जनरल स्टडीज पर ध्यान नहीं देते हैं। जो आपके सिलेबस का, आपकी आंसर राइटिंग का जो बेस है, दैट इज योर स्टैटिक जनरल स्टडीज। उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से इज कि सोशल आइसोलेशन नहीं चाहिए। जैसा बोला जाता है कि यू हैव टू बी aloof फ्रॉम एवरीवन, ऐसा नहीं है। आपके पास एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके गोल्स को लेके और आप उनके गोल्स को लेके, और वो आपको समझ पा रहे हैं। उसके अलावा जहां आपको काम स्टडी एनवायरनमेंट मिल सके। लेकिन दोनों ही एक्सट्रीम्स, या तो आप एवरी थर्ड डे पार्टी कर रहे हो या आप एवरी डे 24/7 अपने आप को रूम में लॉकअप करके रखे हो, ये दोनों एक्सट्रीम्स आपको अवॉइड करने हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डू दैट आई वुड से इज कि हम बहुत ज़्यादा सोर्सेस पढ़ते हैं यूपीएससी में, लेकिन कंसोलिडेट और नोट्स नहीं बना पाते हैं उनके। कंसोलिडेट करने के लिए हमें नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी हम अपना पूरा कंटेंट रिवाइज कर पाएंगे। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो वी विल कीप ऑन बिल्डिंग अ हेजी मेमोरी ऑफ सो मैनी सोर्सेस, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम उसमें से हम किसी भी चीज़ को एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड आई हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, वो है कि हम अपनी प्रेपरेशन के दौरान लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं मोर ऑफन देन नॉट, और हमारे बहुत ज़्यादा दिन चले जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद स्टडीज। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रोड्यूसिंग द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड। जैसे
अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे ये बुक पढ़ के बता दीजिए, तो दैट वुड बी अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। अगर मैं आपको पूछूं कि इस बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है आप उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कीजिए, बिकॉज रिप्रोडक्शन और मेमोराइजेशन दोनों ब्रेन के अलग अलग एरिया से होती है। तो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे फर्स्ट रीडिंग ऑफ सिलेबस के बाद, तो आप मेंस एग्जाम में वो कंटेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग जो है वो डे वन से ही स्टार्ट करनी है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको आंसर्स प्रैक्टिस ही नहीं करने हैं। बोथ ऑफ द एक्सट्रीम्स शुड बी अवॉइडेड। आपने अगर एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो आफ्टर दैट यू हैव टू डू answer writing practice regularly. I would not suggest you to set a very lofty target. Just two answers every day for 6 days straight in a week. That is 12 to 14 answers a week. That would be more than enough answer writing practice. उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड रिज्यूविनेट योर सेल्फ इन दिस जर्नी। इफ यू कीप कंटिन्यूइंग स्टडिंग इवन व्हेन योर प्रोडक्टिविटी इज लो, तो क्या होगा, ना आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ना आप अच्छे से ब्रेक ले पाओगे, ना ही आप अपने स्टडी से सेटिस्फाइड फील करोगे। तो उससे होगा क्या, जो गिल्ट एंड एंगर का आपके अंदर एक साइकिल है, जो फ्रस्ट्रेशन का साइकिल है, वो बढ़ता चला जाएगा। और ऑल्टरनेटिवली आपका मन करेगा कि मैं पूरी तरह से पढ़ाई खत्म करके, पढ़ाई को साइड पे रख के नेटफ्लिक्स चलाता रहूं, amazon प्राइम चलाता रहूं। आजकल तो OTT एप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एंड गेटिंग अ माइंड डिस्ट्रैक्टेड इज़ वेरी इजी दीज डेज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी लो फील करें आप अपने आप को ब्रेक दीजिए। वो ब्रेक का फॉर्म कोई भी हो सकता है, बट इट शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट रिज्यूवनेट्स यू। उसके बाद there are few things that I would like to say here at the outset before I begin the actual academic core stuff about the strategy. जो मेरे लिए काम किया वो जरूरी नहीं है वो आप सबके लिए भी काम करे। द रीजन बीइंग, हर आदमी के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया, बट फॉर यू इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लीज ट्वीक द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। उसके अलावा जो बच्चे ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं वीडियो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनके डिमांड्स को केटर कर सकूं। लेकिन बिकॉज आई माई सेल्फ हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज सो फार, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट अथॉरिटी टू गाइड ऑल ऑफ यू। इसीलिए अगर आप यूपीएससी स्ट्रैटेजी, पर्टिकुलरली आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ टॉपर्स वीडियोस देखिए। Rest about GS, I assure you, I will cover it comprehensively in this video. ओके, तो अब हम सबसे पहले आते हैं असेंस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखिए, ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये चारों अलग अलग लेवल ऑफ स्किल्स डिमांड करते हैं। जो प्रीलिम्स है वो डिमांड करता है आपसे कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को क्या रिकॉल कर पाते हो। ऐसे 30 से 40 क्वेश्चन होंगे पेपर में 100 में से, जो आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की रिकॉल करने की एबिलिटी, जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपने पढ़ा है, उस पर रिलाई करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड ट्रेनिंग ऑफ योर कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन 2020 prelims there was a question asked on kisan credit cards, and in that question itself it was written short term loans. तो अगर आपको ये पता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो हाउसिंग लोन्स के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप इजीली वो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर लेके आ सकते थे। तो अ ब्रॉड ट्रेनिंग ऑफ कॉमन सेंस टू एलिमिनेट ऑप्शंस इज वेरी मच नीडेड इन प्रीलिम्स। उसके बिना तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आई थिंक सबसे बेसिक है हर एस्पिरेंट के लिए, वो है स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। इवन इन प्रीलिम्स आई कीप सेइंग दिस, your bulk of the questions will be from the static part. It is always a 60-40 or 55-45 ratio. In those 55 questions of static, आप आसानी से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन सही करना भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज करंट अफेयर्स का दायरा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से मेंस एग्जामिनेशन में जो ऐसे है वो आप डिमांड करता है कि आप एक किसी भी इशू पे क्या मल्टी डायमेंशनल, हर एक इशू को हर तरीके से, सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे हिस्टोरिकल एंगल हो, चाहे साइंटिफिक हो, क्या आप उन सब तरीके से उसको सोच पा रहे हो।
और दूसरी बात, जो आपने सोचा क्या वो उसको क्लियरली पेपर पे उतार पा रहे हो? दैट इज द क्लैरिटी ऑफ योर एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंस जनरल स्टडीज पेपर्स। अब आप देखिए सिलेबस के अलग अलग एंगल्स को अगर आप इंटर रिलेट अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट इज डिस्पैशनेट एनालिसिस ऑफ द पेपर। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, सो यू डोंट हैव टू टेक अ स्टैंस विच इज टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एंड एट द सेम टाइम आपको ऑल गन्स ब्लेजिंग करके गवर्नमेंट की प्रेस भी नहीं करनी है। आपका जो एनालिसिस है वो एक पॉलिसी मेकर के दृष्टिकोण से होना चाहिए। दैट इज टोटली डिस्पैशनेट। उसके बाद थर्ड, हाउ गुड योर एनालिसिस इज द एग्जामिनर विल नो ओनली बाय द सेंस ऑफ द क्लैरिटी इन योर एक्सप्रेशन। So if your expression is clear, then the examiner will know that okay, this person knows what he is talking about. उसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में हमारे साथ ऑफन ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा कंटेंट पता होता है, तो उसमें हम वो नहीं लिखते जो पूछा गया है, हम वो लिखते हैं जो हमें आता है। तो हमें इस चीज से बचना है। द कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन is very very important. And now for personality test, for personality test I would like to tell you all that ये personality test की जो essence है वो है जो आप everyday system में face करोगे। The interview of Punjab Civil Services is usually a little more grilly and a little more, I would say, pressurizing in nature compared to UPSC Civil Services interview, which is very calm and cordial board. The reason is here you will be not in the policy making realm as much as you would be in the action taking realm. You will be on the ground. तो अगर आप ग्राउंड पे होगे तो योर एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर वुड बी टेस्टेड टू द वेरी बेस्ट। और उसके बिना टेस्ट ऑफ योर रैशनैलिटी एंड योर कन्विक्शन इन योर बिलीव्स। Suppose you are getting calls from senior officials or from some other people who follow a different and diverging point of view, but you think what you believe in is going to affect the masses very positively, then you have to stick by them. और ये कन्विक्शन का टेस्ट ही आपका पर्सनालिटी टेस्ट में काउंट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हम ऑफन पर्सनालिटी टेस्ट को एक नॉलेज टेस्ट बना लेते हैं। यस, नॉलेज इज इम्प्रेसिव, पर उससे ज्यादा क्या आप अपने आप को प्रेशर में काम रख पा रहे हो, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। नाउ वी मूव टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज सोर्सेस। सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। नाउ दिस इज अ टॉपिक जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में पिछले 3 से 4 सालों में थोड़ी सी वेटेज जिसकी बढ़ गई है, और पंजाब पीसीएस में ये कन्वेंशनली 3 से 4 क्वेश्चंस फेच करता है। सो व्हाट आई रेफर्ड फॉर दिस इज कि वाजीराम के प्रिंटेड नोट्स आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। दे आर वेरी मच सॉर्टेड टॉपिक वाइज। दे आर बेसिकली एन असेंस ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स। तो यू डोंट हैव टू गो सेपरेटली इन तीनों सोर्सेज को पढ़ने के लिए। तो वाजीराम येलो बुक ऑन एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आप नहीं छोड़ के जा सकते हो, लेकिन बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप पढ़ने बैठोगे तो दैट विल बी एन ओवरकिल। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि सिलेबस के कौन से एरियाज हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, जैनिज्म, फॉर एग्जांपल संगम एज, फॉर एग्जांपल द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और इसके बिना रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो पूनम दलाल दाहिया's बुक। आई वुड स्ट्रांगली recommend you not to read the old NCERTs or not to read Upendra Singh's book because those are optional books and it is very difficult to mine prelims worthy information out of them. But Poonam Dalal Dahiya's book is written extensively from the point of view of UPSC preparation. तो आपको अलग से इंफॉर्मेशन को माइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। उसी तरह से मिडीवल हिस्ट्री में मैंने फिर से जो वाजीराम के प्रिंटेड नोट्स आते हैं मिडीवल हिस्ट्री के, मैंने वो किए थे। इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो। द रीजन बीइंग द number of questions that come from this part of the syllabus is generally 3 to 4। उसमें से भी यूपीएससी का हमेशा हॉट फेवरेट रहा है विजयनगर एम्पायर।
और उसके अलावा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का फेस और दिल्ली सल्तनत का फेस। हम यूजुअली मिडिवल हिस्ट्री में ज़्यादातर अपना टाइम मुगल्स को देते हैं, जबकि मुगल्स इज हैविंग अ वेरी पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। उसके बाद हम आते हैं थर्ड एस्पेक्ट, एंड दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ इन मॉडर्न हिस्ट्री देयर आर टू बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो, बट बोथ ऑफ देम शुड बी रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट इज, पहले आपको क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है बिपिन चंद्रा की। वन गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज दैट कि बहुत ज़्यादा कम शब्दों में इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मॉडर्न हिस्ट्री को, एंड दिस इज नॉट वेरी हैवी ऑन कंटेंट। तो आपको एक ब्रीफ आउटलाइन जो है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की डेवलप करनी है तो वो बहुत आसानी से आप डेवलप कर सकते हो। इसके बाद दिस बुक इज नॉट ऑफ मच यूज। इसके बाद योर प्राइमरी सोर्स शुड बी स्पेक्ट्रम्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, रिटन बाय डॉक्टर राजीव अहीर IPS। That book suffices for the bulk of the preparations. Yes, of late कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं UPSC में भी और पंजाब PCS में भी जो इससे नहीं स्ट्राइक आउट हो रहे हैं। तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग न्यू बुक्स लाइक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लाजी टू पार्टीशन और द थिक बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। बिलीव मी, आप एक या दो क्वेश्चंस के लिए उन 6 या 7 क्वेश्चंस को नहीं सेक्रीफाइस कर सकते हो जो इन दो स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सबसे ड्रेडफुल पार्ट, जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स को लगता है सबसे पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो वाला, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप वीट को शाफ से सेपरेट कर लीजिए। आपको ये पता हो कि कौन से एरियाज हैं सिलेबस के जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले 10 years क्वेश्चंस आप उठा के देखें IAS और BPSC दोनों के, तो आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, सूफिज्म एंड भक्तिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 5 से 6 कुछ एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यू डोंट नीड टू रीड द एंटायर बुक फॉर दिस। हेयर आई हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। और अपेंडिसेस में भी देर आर ओनली 2 important appendices. One appendix is on Sufism and Bhaktism, and the other important appendix is on famous personalities, cultural personalities of India. Now we move to the next section of the syllabus, that is world history. Now for world history, this is something which again has a very poor cost benefit ratio. In Punjab PCS, however, this comes in prelims also, apart from mains. So for this, we have to be very thorough with our preparation. But at the same time, we cannot read bulky books like Norman Lowy, or at the same time, we cannot ignore it altogether. So the book that I followed was Sujata Menon's World History, second edition by GK Publications. One good thing about this book is that this is basically a guide or a summary of Jain and Mathur. Now, please don't go to the market and buy Jain and Mathur, क्योंकि दैट इज अगेन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास सिर्फ 200 to 250 वर्ड्स हों एक आंसर लिखने के लिए, और प्रीलिम्स के लिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पंजाब PCS में आ सकती है वो ना छूटे। तो उसके लिए सुजाता मेनन्स बुक वुड डू वेल। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बुक में आपको ज़्यादा फोकस करना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, ऐसे चैप्टर्स पर। उसके बाद हम आते हैं, आई थिंक ये सिलेबस का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अगर आप ये जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ ये आप ना भी पढ़ के जाएं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये सोर्सेज आप पढ़ के जाएं तो भी आप अच्छा ना स्कोर कर पाएं। दैट इज इंडियन सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर जनरली वेरी वेग। हाउएवर, इफ यू आर अ मिनिमलिस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, तो आप स्मृति शाह मैम के लेक्चर के नोट्स हैं, आप दिल्ली में किसी भी ओल्ड राजेंद्र नगर की फोटोस्टैट शॉप से मंगवा सकते हैं। दोज आर वेरी गुड लेक्चर नोट्स, अराउंड आई थिंक 8 to 12 लेक्चर्स हैं, और आप वो पढ़ लीजिए। दैट विल फॉर्म द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन। उसके बिना टॉपिक वाइज जनरल स्टडीज 1 के, विजन के वैल्यू एडेड नोट्स हैं इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल, आप वो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, इन सब इश्यूज पे आप टॉपिक वाइज हैंडआउट्स को फॉलो कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम अब आ रहे हैं दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे देखिए तो ये पंजाब पीसीएस का थोड़ा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, पर यूपीएससी से ऑफ लेट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटीज हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दे वुड सफाइस। उसके बिना pmfias.com पर आपको ज्योग्राफी के बहुत अच्छे और बहुत सॉर्टेड नोट्स मिल जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन नोट्स में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रही बात एटलस की, सी प्लेसेस एंड न्यूज़ जो है वो यूपीएससी में भी और पंजाब पीसीएस के प्रीलिम्स में भी हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए अगर आप ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस लेते हैं तो जो मैंने उसमें पाया वो ये है कि जैसे गल्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, बेज ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप एन मास एक ही बार में रिवाइज करना चाहते हैं तो वो थेमेटिकली नहीं कवर्ड है। लेकिन ये स्टडी टुडे पब्लिकेशंस वाला जो एटलस है, this thematically covers everything. So this is very good for last minute revisions. So I would suggest you to buy the atlas by study today publications. Apart from that, जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी जो है ये हाई यील्डिंग एरिया है, बोथ फॉर यूपीएससी एंड फॉर पंजाब पीसीएस। व्हाई? बिकॉज यहाँ से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस गारंटीड होते हैं। तो इसके लिए आप पुअर मैन फ्रेंड पीएमएफआईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं अगेन, और क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज हैं बहुत अच्छी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये दोनों एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आमतौर पे जो मैप एंट्रीज हैं उसमें जो प्रेडोमिनेट करता है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स इन न्यूज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट रिवर्स इन न्यूज़। उसके लिए मैप एंट्रीज बुक है आशीष भारती सर की, वो मुझे बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लगी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको खुद से एटलस वर्क जो करना पड़ रहा था वो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ये रेडिली रिवाइजेबल भी है। तो आई वुड सजेस्ट इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो क्लास 12th एनसीईआरटी से कीजिए, पीएमएफआईएएस नोट से कीजिए, और जो मैप वर्क है वो आशीष भारती सर की मैप एंट्रीज बुक से कीजिए। Another book that people read a lot is G.C. Leong's Certificate Physical and Human Geography. Frankly, I found the book very useless, seeing the last 5 years papers, क्योंकि आपने देखा होगा कि लैंड फॉर्म से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं वो या तो एनसीईआरटी से होते हैं, और जो एनसीईआरटी से नहीं होते वो फिर किसी भी और सोर्स से नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए जीसी लॉन्ग पढ़ने लगें तो दैट वुड बी अननेसेसरीली ओवरकिल, तो आप उस बुक को अवॉइड कीजिए। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एक्सप्लोर करने लग गए तो आपको इस टॉपिक पर ही 1 मंथ लग जाएगा। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला, देयर आर सो मेनी गुड बुक्स ऑन दिस, इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, देन देयर इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। तो अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ने लग गए तो इनकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इससे अच्छा है कि एक बहुत पतली सी बुक आती है मैग्रॉ हिल की, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बाय स्नेहा बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी। इट इज़ वेरी थिन हैविंग येलो कवर, आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड अगर एक क्वेश्चन स्ट्राइक आउट होना हुआ तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा पूरी मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने में। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज समथिंग आई थिंक ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ होती है, और इसके लिए जो बाइबल है वो है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी। इसका 6th एडिशन आप परचेज कर सकते हैं। इसके बिना मेंस के लिए जो मैंने पाया है आमतौर पे पूरी सर के नोट्स जो थे वो कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा सफाइस कर रहे थे, जैसे सिविल सर्विसेज में जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट, या रोल ऑफ द गवर्नर और इसका फेडरल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप ऐसी ऐसी कुछ थीम्स के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स चाहिए जो आप एग्जाम में डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, वो आपको एमपुरी सर के GS2 नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बिना आता है एक सेक्शन जो मुझे लगता है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट इग्नोर करके जाता है, दैट इज गवर्नेंस। देखिए, गवर्नेंस जो है इट ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन योर मेंस एग्जामिनेशन।
And our bulk of the preparation of our GS2 is either on polity and constitution or on international relations. हम गवर्नेंस टॉपिक तो छोड़ ही देते हैं, जबकि गवर्नेंस जो है उसमें यू कैन स्कोर वेरी वेल, और इसका सिलेबस भी वेल चॉक्ड आउट है. देर इज RTI, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो. गवर्नेंस बुक बाय IAS प्रदीप सिंह, इसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल है और इसका फिजिकल वर्जन भी अवेलेबल है. इसके बिना विजन IAS के टॉपिक वाइज हैंडआउट्स हैं. इन सब टॉपिक पे आप सिलेबस का टॉपिक गूगल कीजिए और उसका विजन का हैंडआउट देखिए टॉपिक वाइज, तो आपको वो हैंडआउट जो है वो दिख जाएगा. उसको आप अपनी लैंग्वेज में समराइज कर लीजिए. पर मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि बहुत बच्चे सेकंड ARC, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स बहुत सीरियसली पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा लेंथ में पढ़ते हैं. अनलेस आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपको गवर्नेंस के लिए इतना ज़्यादा ओवरकिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात. और दूसरी बात, जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स हैं वो अब थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी हैं. इससे ज़्यादा बेटर डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा. गवर्नेंस के लिए जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है नीति आयोग का, दैट इज़ अ मच बेटर डॉक्यूमेंट कंपेयर टू सेकेंड ARC एंड मोर रिसेंट ऑल्सो. और इसमें आपको वो सारे कीवर्ड्स इशू वाइज और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे जो आपको सिलेबस के लिए चाहिए. अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज पे. देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ही ज़्यादा कम लगेगा. इसमें भी बहुत पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, क्योंकि अगर 100 में से 2 स्कीम्स आए तब भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 में से कोई एक स्कीम गलत कर लोगे. हाउएवर इफ यू हैव टाइम, तो PT 365 है विजन IAS का, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप वो कर सकते हो. जो पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए पंजाब रिव्यू है मनीष जिंदल का, वो हर साल पंजाब PCS के पेपर, प्रीलिम्स पेपर से पहले रिलीज होता है. उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन न्यूज़ करके एक सेक्शन होता है, आप वहाँ से कर सकते हैं. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के लिए विजन PT 365 इज़ मोर देन इनफ. अगर आप मृणाल के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो मृणाल पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इज मोर देन इनफ फॉर गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी. देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी में हमारा ज़्यादातर फोकस करंट अफेयर्स पे रहता है, और ये बात सही भी है. लेकिन हम करंट अफेयर्स के चक्कर में कई बार बहुत बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक फंडामेंटल पिलर्स, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पंचशील एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सब शब्दों का मतलब क्या है और ये आज के ज़माने में क्या मीन करते हैं. तो अगर जो करंट हैपनिंग्स है आप उसको तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो इफ़ यू हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड पवनीत सर्स बुक. लेकिन ये सारी की सारी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ रिटन एक्सक्लूसिवली फॉर PSIR ऑप्शनल स्टूडेंट्स. तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं हुज लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. उसमें आप सिर्फ वो चैप्टर्स आपको फॉलो करने हैं जो मेंस के हिसाब से जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो ऑफन कमेंट्रीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो वो है IDSA.in. दिस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट. इट्स अ थिंक टैंक बेसिकली, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस. यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको कमेंट्स एंड ब्रीफ्स. दिस सेक्शन इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंस, स्पेशली फॉर सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन. IDSA की कमेंट्रीज के अलावा अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको यूट्यूब पे प्रोफेसर पुष्पेश पंत का चैनल मिलेगा, जिसमें वो करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक वीडियो का टाइटल देके निकालते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज दिस वीक. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. जस्ट वन वीडियो ऑफ 30 minutes विल सफाइस फॉर द एंटायर वीक. इसके बिना जो प्रीलिम्स में यूजुअली पूछा जाता है वो ज़्यादा फोकस होता है इंटरनेशनल बॉडीज़ पे. तो इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए IASparliament.com एक इम्पॉर्टेंट PDF निकालता है जस्ट बिफोर द एग्जाम. इफ़ यू सी, इट्स टाइटल इज इंटरनेशनल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो दिस विल fetch you definitely 1 to 2 questions in prelims in both UPSC and PPSC prelims.
Now let us move to General Studies 3. Now in General Studies 3, the bulk of the exam revolves around economy core. तो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सिलेबस जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी को मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ जैसे यूपीएससी का सिलेबस है. वन इज इकोनॉमी कोर जिसमें फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे कन्वेंशनल इश्यूज आते हैं. उसके बिना कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं. इसके लिए जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट मृणाल सर्स नोट्स ऑन अन अकेडमी प्लस. दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आई एवर मेड. और आई नो नोट्स सीम बल्कि एट 900 पेजेस, लेकिन आप देखिए वो 900 पेजेस में इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी के डायनामिक कॉन्सेप्ट्स, इंडिया ईयर बुक के कॉन्सेप्ट्स, बजट और पिछले 3 साल के इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को कवर किया गया है. तो आई थिंक मृणाल नोट्स एंड हिज लेक्चर्स वुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इकोनॉमी कोर as well as for agriculture. However, in agriculture, there are few topics which are miscellaneous in nature and which are not covered by Mrunal sir. For that, you can refer to Vision's topic wise handouts. Apart from that, Mrunal sir's notes are organized pillar wise. Pillar 1 is your banking and monetary policy. Pillar 2 is your budget and fiscal policy. Pillar 3 is balance of payments and external sector. Pillar 4 is sectors of economy, agriculture, industry, and services. Pillar 5 is infrastructure and energy sectors. Pillar 6 is human resource development. So all these 6 pillars, I would say कि once you do them, आपको एक बहुत ही ज़्यादा holistic overview मिल जाएगा economy के लिए. लेकिन for mains, I would say that these notes fall short slightly on account of lesser keywords and points to brainstorm with. For this purpose, you can refer Economic Survey introductions and conclusions of all chapters and Mains 365 document that is released just before Mains by Vision IAS. I think this alone will suffice. There is no need to read books like Uma Kapila or Ramesh Singh. They unnecessarily burden you up and you will be having very less time to revise a very vast subject like economy. So if you go through the lectures and notes, I think bulk of the preparation will be taken care of. Now we move to UPSC's hot favorite since IAS and IFS prelims have merged, that is environment and ecology. For environment and ecology, the book that I have been referring for the last 3 years is Shankar IAS environment book. But of late, I have seen just before my PCS prelims and after prelims, before mains, that PMFIES website has provided some really good notes on environment and ecology. The good thing about them is they are coupled with colorful infographics. Now, the hardbound edition is available on Amazon that you can go through. Apart from that, regarding the current affairs section, there is one very important magazine. Its name is Down to Earth. Now, what candidates do is they purchase Down to Earth magazine, लेकिन वो उसको कवर टू कवर पढ़ने लग जाते हैं. आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना, सिर्फ जो स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी होती है जिसको बोलते हैं कवर स्टोरी ऑफ द मैगजीन, जो मैगजीन के कवर पे लिखी होती है, जो कवर स्टोरी आपको वो पढ़नी है बिकॉज दैट इज अ पोटेंशियल एसे क्वेश्चन ऑल्सो एंड अ पोटेंशियल मेन्स क्वेश्चन ऑल्सो. Now, the next topic that we'll talk about is disaster management. See, your knowledge of disaster management will be built upon your knowledge of geography. Because if you know about tsunami, earthquake, their points of origin, how they cause destruction, only then you can handle the disaster management topic well. So, this is something that you have to integrate with your geography preparation. For this, the best document that I found was Vision IAS handout on disaster management. However, it is very exhaustive. What you can do here is just remember the 5 major NDMA National Disaster Management Authority guidelines for every disaster. And apart from that, you can have Sendai framework for disaster management reductions 8 points, which talk about reduced mortality, reduced economic losses, and all other points. And you can make short notes on them.
And how is Sendai framework different from Hyogo framework, and the architecture of disaster management in entire India. And for this purpose, I would suggest you to have your own notes because this is a topic which can assume great propositions. Because disaster management is a topic in which, if you want to expand, you can expand it endlessly, which is why it is very important to have your sources sorted on this. And when you make notes on disaster management, your notes should be centered around five heads or five parts of disaster management cycle. The first cycle is disaster preparedness. The second cycle is disaster mitigation. The third cycle is disaster response. The fourth cycle is disaster adaptation. And the fifth part of the cycle is building back better or disaster rehabilitation and relief. So if you classify all your guidelines along these five heads, it will become very easier for the examiner also and for you also to revise as and when required. For internal security, I refer to a very popular book, Threats to Internal Security of India by IPS Ashok Kumar. And as I mentioned earlier, Institute of Defense Studies and Analysis, idsa.in, has a very good comments and briefs section. In that comments and brief section, you can go through updates which are very important for security perspective. For example, the recent India China standoff, in that so many articles appeared जो एमिनेंट एक्सपर्ट्स ने लिखे थे इस इशू के ऊपर. तो अगर आप उनको अपने उसमें कोट करते हो आंसर में, तो डेफिनेटली द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड. इसके बिना न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए सी राजा मोहन सर के आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और जनरली यूपीएससी के ये हॉट फेवरेट हैं. इसके बिना विजन की मेंस 365 कंपाइलेशन ऐप, उसको रेफर कर सकते हैं. अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे. देखिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ टू डिफरेंट अप्रोचेस फॉर पीपल हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड दोज हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. See, if you are not from science background, then you need to extensively prepare this general studies section, general science section. In general science section, you have to prepare static part as well. And especially the questions are asked from biology book. So class 9th and 10th ICSE biology book is very helpful, very illustrative, and very well sorted information is there in this book. And then in Punjab PCS exam, usually factual trivia is asked. Although this year in 2020, factual trivia was not asked. लेकिन अगर पूछा जाए तो उसके लिए ल्यूसेंट जीके है. ल्यूसेंट की एक ऑल इन वन जीके की बुक आती है. उसमें साइंस का जो सेक्शन है, आप वो कर सकते हो. उसके बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए देर इज अ वेरी गुड बुक विच इज इन माइंड मैप फॉर्मेट, दैट इज एसेंसिया बाय एच.एस. सिद्धू. मैं आपको रवि अग्रहरि सर की बुक इसीलिए पढ़ने के लिए नहीं कहता बिकॉज उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत पुअर है. आप उसको टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे. ऑल्दो फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दैट बुक इज मच बेटर, लेकिन असेंसिया बाय एच.एस. सिद्धू इज इजीली रिवाइजेबल ओइंग टू इट्स माइंड मैप फॉर्मेट. उसके बाद जो डायनामिक पार्ट है प्रीलिम्स के लिए, आपको क्या करना है, एक तो विजन का पीटी 365 कंपाइलेशन आएगा साल के एंड में, आपको वो करना है. उसके बिना iasparliament.com का साइंस एंड टेक कंपाइलेशन आएगा. द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपाइलेशन इज कि इसमें हर न्यूज़ के साथ उसका स्टैटिक एस्पेक्ट अच्छे से समझाया होता है, तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद विजन पीटी 365. इसके बिना मेंस के लिए अगेन विजन मेंस 365. इसके बिना CSIR द्वारा पब्लिश एक मैगजीन है साइंस रिपोर्टर, वो आपको सारी नहीं पढ़नी है. उसमें पिछले 12 महीने के फोकस आर्टिकल्स आते हैं जो उसके कवर पेज पर होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. आप सिर्फ फोकस आर्टिकल्स पढ़िए, दैट इज मोर देन इनफ. एंड नाउ वी मूव टू एथिक्स. ओके, सो बिफोर आई बिगिन द एथिक्स पोर्शन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. जो पंजाब PCS सिविल सर्विसेज है, उसके GS4 में एथिक्स नहीं आता है. पंजाब PCS के जनरल स्टडीज 4 में एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बिना केस स्टडीज सीधी आती हैं. तो थियोरी पार्ट जो है दैट मे नॉट हेल्प यू दैट मच, लेकिन UPSC सिविल सर्विसेज में बहुत आता है. इसके अलावा जो एथिक्स का सिलेबस है, अगर आप पंजाब PCS का सिलेबस ध्यान से देखें तो उन्होंने GS 1, 2 और 4 में रादर देन एक ही जगह सारी थियोरी डालने के, उन्होंने 1, 2 एंड 4 में अलग अलग जगह थियोरी डाली है. जैसे GS 1 का जो सोसाइटी सेक्शन है UPSC, उसमें एथिक्स नहीं मेंशन्ड, लेकिन जो पंजाब PCS का
सोसाइटी सेक्शन है उसमें एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड असेंस ऑफ एथिक्स, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। उसी तरह से कुछ थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स हैं जो पीपीएससी के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। आप उन थिंकर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं तो एथिक्स की थियोरी पार्ट के लिए मुझे जो लग रही है अब तक की सबसे सॉर्टेड बुक लगी वो है डॉक्टर अवधेश सिंह की टॉप नाउ एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं किया टॉपिक्स को और सब्जेक्ट्स को, उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉर्टेड तरीके से पढ़ाया है। इसके अलावा अगर आप ये बुक मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो आप एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय एम कार्तिकेयन भी फॉलो कर सकते हैं। पर कार्तिकेयन सर की बुक जो है उसमें आई वुड से कि इट इज ओवरलोडेड, अ बिट ओवरलोडेड इन कंटेंट। इसके बिना एथिक्स जनरली रिक्वायर्स वीडियो लेक्चर्स। तो अवधेश एकेडमी, डॉक्टर अवधेश सिंह जो इसी बुक के ऑथर हैं, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, उनके अपने चैनल अवधेश एकेडमी पर भी अवेलेबल है। इसके बिना लुकमान आईएएस के अंसारी सर के लेक्चर्स हैं, दे आर वेरी गुड। और एथिक्स केस स्टडीज जो हैं, दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर एथिक्स मार्क स्कोरिंग बोथ इन यूपीएससी एंड इन पीपीएससी. For this, Vision every year brings out 80 plus case studies with solution handout. You go through them before your mains. Please do practice at least 10 to 15 case studies. क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम ध्यान से देखें तो सेक्शन ए इज अराउंड 125 मार्क्स, सेक्शन बी इज अराउंड 125 मार्क्स। लेकिन सेक्शन ए थियोरी होता है तो उसमें 125 में से 60-70 मार्क्स लेने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन सेक्शन बी इज केस स्टडीज एंड इट इज जनरली वेरी स्कोरिंग, तो यू कैन इजिली गेट 85-90 मार्क्स इन सेक्शन बी. So the next topic that we will talk about is case study section of ethics. Now this section is particularly of importance in Punjab PCS because 3 to 4 questions usually come in GS4, and in UPSC Civil Services around 120 marks of case studies come. That is, one case study roughly carries 20 marks and you get 6 case studies. Now one very important thing with case studies is that I have noticed that students try to quote the ethics theory thinkers in their case studies. That makes the answer very theoretical and very rote learning oriented. Your answer should be very practical and very much stakeholder oriented. That is, all the stakeholders in the case studies should be addressed well. So for this, I would strongly advise you to not mention thinkers in your case studies unless the question is of such nature. Now we'll talk about the next important section, that is thinkers and reformers. For usually UPSC we prepare 5 to 6 thinkers from India and 5 to 6 thinkers from Western school. From Indian school of thought you can prepare thinkers like Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, Swami Vivekanand, Guru Nanak Dev Ji, Gautam Buddha, Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotiba Phule, Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh and the like. However, for Western school, you have to be very cautious because there are so many thinkers. For example, if you want to go for a rights-based approach, then Robert Nozick is a very good thinker. If you want to look at the distributive aspect of justice, then John Rawls is a very good thinker. If you want to focus on the difference between eudaimonia and hedonism, then Aristotle is a very good thinker. If you want to focus on categorical imperative, then Immanuel Kant is a very good thinker. So you should have one thinker ready for every school of thought. Then ethics, current issues. Now these are, I would say, the scope of current affairs in ethics is very less. So for this, there is a 70 days ethics plan by Insights. You can download it from their websites www.insightsonindia.com. Now for current issues of ethics, I know this can get very overwhelming, but the scope of current affairs in ethics is very less. 1 or 2 case studies are usually inspired from current affairs and 1 or 2 theory questions are inspired from current affairs. So for that, I believe your 70 days ethics plan by Insights, its link will be given in the description below, will suffice. उसके अलावा Insights का सिक्योर इनिशिएटिव जो है उसमें मंथ के एंड में GS 1, 2, 3, 4 की कंपाइलेशंस आती हैं। उसमें आप GS 4 की कंपाइलेशंस देख सकते हैं
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज एथिक्स इज लेस अबाउट कंटेंट एंड मोर अबाउट आंसर राइटिंग। ये सिलेबस का एक ऐसा सेक्शन है जहां आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा हैविली रोल प्ले करता है अपना। नाउ विल मूव टू some topics which are specifically for Punjab PCS. For example, Punjab GK is often asked in prelims. Trivia about Punjab history, Punjab geography, Punjab economy, Punjab culture, and modern history of Punjab. For this, there is one stop solution, that is Sada Punjab by Manish Jindal. इसकी आप लेटेस्ट एडिशन फॉलो कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। उसके बाद मेंस के लिए जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं पंजाब हिस्ट्री के, वो यूजुअली रिवॉल्व करते हैं आइदर राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह और द सिख किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एंड द एंग्लो सिख वॉर्स। तो ये सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देर इज अ बुक हिस्ट्री ऑफ पंजाब बाय MS मान, ये यूजुअली BA पार्ट 2 या पार्ट 3 के लिए लगाई जाती है बुक। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह और एंग्लो सिख वॉर्स वाला। जो राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह है उसमें कॉन्क्वेस्ट के अलावा आपको उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये बुक की सबसे अच्छी बात यह है, इट इज़ इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, और ये आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज़ सिर्फ ये 2 चैप्टर्स ही पढ़िए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। इसके बिना नेक्स्ट टॉपिक इज पंजाब ज्योग्राफी। इस साल पंजाब ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आए, जैसे कांडी वेटलैंड्स, जो कांडी एरियाज हैं उसके बारे में पूछा गया था, और पंजाब के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पूछा गया था। तो उसके लिए आई वुड suggest you to just follow my notes. I refer to some old library book that was there in PAU library and I made notes out of it. The link I'll put it in the description below and you can download it. Then we come to Punjab economy. See, जो issues India की economy को plague कर रहे हैं, ease of doing business reforms, fragmented labor market, unorganized economy, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वही इश्यूज पंजाब की इकोनॉमी पर भी आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। तो आपको अलग से पंजाब की इकोनॉमी पे डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक सोर्स फॉलो कीजिए, दैट इज़ पंजाब रिव्यू बाय मनीष जिंदल, जो हर साल प्रीलिम से पहले आता है। उसमें 2 सेक्शंस हैं, पंजाब बजट एंड पंजाब इकोनॉमिक सर्वे समरी। सिर्फ ये 2 सेक्शंस पढ़िए ताकि आप उन इश्यूज को सब्सटेंशिएट कर सके फैक्ट्स के साथ। अब हम आते हैं GS 3 के सबसे हाई स्कोरिंग एरिया स्टैटिस्टिक्स के पेपर में। अगर आप ध्यान दें तो जो क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक है TR जैन की, उससे इस साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। लेकिन वो जो बुक है इट इज़ रिटन फ्रॉम अ वेरी रिगरस क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स पर्सपेक्टिव, तो हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हमें सारी सॉल्व्ड एग्जाम्पल ज़रूर एक बार देखनी है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बाय TR जैन चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। उसी तरह से अगर पंजाब के न्यूज़ या करंट अफेयर्स आपको देखने हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, तो पंजाब रिव्यू बाय मनीष जिंदल के 2 सेक्शंस हैं, पंजाब इन न्यूज़ एंड पंजाबी इन न्यूज़। इसके अलावा बहुत बच्चे आपको बोलेंगे कि द ट्रिब्यून के जो पंजाब के रिलेटेड एडिटोरियल्स हैं उसको सारा साल पढ़ो, बट आई फाइंड इट वेरी पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशो, बिकॉज पंजाब PPSC का एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है दैट इज़ यूजुअली आई थिंक द डे ऑफ द एग्जामिनेशन और अ वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। इसका मुझे कैसे पता चला, जब मैं इस साल ट्रांसलेशन देखी मैंने इंग्लिश के पेपर की और पंजाबी के पेपर की, लैंग्वेज पेपर्स की, तो जब मैं वापस आके देखा तो मैंने देखा वो उस दिन के और उससे एक दिन पहले के न्यूज़पेपर से डाला हुआ था। So the examiner, it is quite likely that the examiner made the exam on the day of the exam or one day before the exam. तो अगर ये सीन है तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स जो न्यूज़ के इशू हैं, अगर आप वो प्रिपेयर करोगे पंजाब के, तो वो पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशो होगा। बेटर होगा कि आप प्री और मेंस के बीच का जो फेज है ना, उसके बीच में पंजाब इशूज़ को प्रिपेयर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑल इंडिया इशूज़ भी हैं फॉर इकोनॉमी, फॉर सिक्योरिटी, फॉर सोसाइटी, इन सब में आपको आइडेंटिफाई करनी है कि 10 to 20 सबसे हॉटेस्ट थीम्स क्या हैं, और आपको वो हॉटेस्ट थीम्स के 1122 पेज नोट्स अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर करके रखने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रीलिम स्ट्रैटेजी। नाउ प्रीलिम स्ट्रैटेजी
I'll be discussing from both perspectives, UPSC and Punjab PCS. UPSC because I happened to clear prelims 2 times out of my 3 attempts. So मैंने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में क्या गलती की और सेकंड और थर्ड उस पर क्या वर्क किया, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा. लेकिन पंजाब पीसीएस में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्ट्रैटेजी इज टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखकर यूपीएससी और पंजाब पीसीएस के क्वेश्चंस की डेप्थ को असर्टेन करने लग जाते हैं. वो एक गलत बात है. कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपने देखा होगा उनके फुल लेंथ टेस्ट में 60 to 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके नहीं सॉल्व कर सकते हो. लेकिन यूपीएससी के पेपर में 60 to 70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस को यूज करके सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज द एग्जाम इज सच दैट it has to cater to the needs of tribal students who are in far flung areas of India, who do not have access to high end coaching or who do not even have internet connection at their home. तो उनको भी ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है. तो पेपर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी ब्रॉड कॉमन सेंस यूज करो तो आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो in bulk of the questions. But if you try to run after 20 questions which nobody is able to solve, you will be losing on those 70 to 80 questions which everybody is able to solve. तो अब हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ना कैसे है. अब देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप 2 मार्कर्स लीजिए, हाइलाइटर लीजिए, एक कलर आप मेंस के लिए रखें और एक कलर आप प्रीलिम्स के लिए रखें, ताकि जब आप बुक को दोबारा गो थ्रू करें इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू रिवाइज. और जब आपने 1 या 2 बार किसी स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ लिया है तो एक एक्टिव रिकॉल अप्रोच यूज कीजिए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपने शेरलॉक होम्स सीरीज देखी हो तो उसमें वो माइंड पैलेस, मेमोरी पैलेस का जिक्र किया जाता है काफी बार. तो मैं भी आपको वही स्ट्रैटेजी बनाने को बोलूंगा. जब आप चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर के इंडेक्स के ऊपर या टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर हाथ रखिए और रिकॉल कीजिए कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था. आई नो दिस इज अ वेरी लेबोरियस टास्क, लेकिन इससे आपकी बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी. एक फोटोग्राफिक पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाएगी. और सपोज अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने देखा रिवॉल्ट ऑफ 1857, इकोनॉमिक कॉजेस, तो बजाय इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ने के आप खुद रिकॉल कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था. इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल अप्रोच. इससे क्या होगा कि आपकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. एक बार जब आपने खुद याद करने की कोशिश की तो आपके दिमाग में एक रॉ स्केलेटन बनेगा, और फिर जब आप उसको पढ़ोगे तो वो रॉ स्केलेटन के गैप्स फिल होंगे. तो ऐसे करके माइंड ज़्यादा देर तक चीज़ों को रिटेन कर पाएगा. उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए, आई नो ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा डाइसी एरिया माना जाता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 40 करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अगर आप 3 मैगजीन सॉल्व करो तो भी आप 25 से 26 क्वेश्चन सॉल्व करोगे. और अगर आप एक मैगजीन पढ़ो तो भी आप 19 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो आप सिंपली जस्ट एक मंथली मैगजीन कोई भी, चाहे विजन आईएएस हो या नेक्स्ट आईएएस हो, वो पढ़िए और साल के एंड में कोई एक प्रीलिम्स कंपाइलेशन पढ़ लीजिए. दैट इज मोर देन इनफ. अगर आप करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा भागे तो आप अपना स्टैटिक पार्ट गलत कर लेंगे. और जैसा कि आपने इस बार यूपीएससी का कट ऑफ देखा, तो कट ऑफ इज जस्ट 92.5. इट इज़ नॉट वेरी बिग. तो अगर आप कन्वेंशनल सोर्सेज से करंट अफेयर्स कर लेंगे और अगर आपने नॉन कन्वेंशनल एरियाज छोड़ भी दिए तो भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज द कट ऑफ इन एनी केस इज जस्ट 92.5. अब हम बात करते हैं प्रीलिम से 60 डेज पहले आपकी क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे ऑफन गलत करते हैं और मैंने भी गलत की हैं. वो ये है कि हम या तो एक सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से करते हैं कवर टू कवर, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो हम टोटली छोड़ देते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री. ये जो ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है. तो इससे बचने के लिए क्या किया है मैंने, आई हैव एनालाइज्ड पास्ट ईयर्स पेपर्स और मैंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ ऐसे कोर एरियाज हैं जहां से 40 to 45 क्वेश्चंस हर बार आते हैं, और वो कोर एरियाज आपको छोड़ के नहीं जाने हैं. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी एरियाज होते हैं बफर एरियाज, जिनसे 15 से 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है. उसके बाद आते हैं पेरीफ्री एरियाज, जिनसे हार्डली 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं और उनकी भी गारंटी नहीं है कि हर साल आएंगे. तो बजाय आप एक सब्जेक्ट को कवर टू कवर पढ़ो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच करो, इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया सबसे पहले कर लो.
उसके बाद आप बफर एरियाज और उसके बाद आप पेरिफेरी एरियाज पर जाओ। जो कोर एरियाज हैं वो आपको, जैसे 60 डेज प्रीलिम्स में रह गए हैं तो आपको फर्स्ट 30 डेज हैं वो एक्सक्लूसिवली उन पर लगने चाहिए। जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं बफर एरियाज और उसके बाद आते हैं पेरिफेरी एरियाज। तो अब हम बात करते हैं कोर एरियाज की। अब आप जैसे पॉलिटी देखिए तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो है वो बच्चे मोर ऑफन देन नॉट पूरी की पूरी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सारी लक्ष्मीकांत इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा आपने यहाँ देखा, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, पार्ट 2 में सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, फिर पार्ट 3 में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आप जब एक बार सब सब्जेक्ट्स के कोर एरियाज ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आप कीजिए। उसी तरह से अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखें स्पेक्ट्रम की, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो 1885 से 1947 के बीच में आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम पेज 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से, और उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें ध्यान से तो बल्क ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ 1885 से 1947 के बीच में आते हैं। यहाँ वो एंड में जो अपेंडिसेस दिए होते हैं जिसमें गवर्नर जनरल्स और वो टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट टेन्योर, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, उनमें से आते हैं। या फिर जो एंड में चैप्टर्स दिए हुए हैं स्पेक्ट्रम के कि प्रेस की डेवलपमेंट कैसे हुई, सिविल सर्विसेज की डेवलपमेंट कैसे हुई, एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप कंसोलिडेशन पे टाइम वेस्ट करने लग जाओगे तो उस चक्कर में आप ये कोर एरियाज मिस जरूर कर दोगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया था, दैट इज मृणाल के इकोनॉमी नोट्स। अब मृणाल के इकोनॉमी नोट्स भी बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, इट इज़ अराउंड 900 पेजेस। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप प्रीलिम्स के लिए देखो तो इम्पॉर्टेंट है पिलर 1, जिसमें मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम्स हैं। उसके बाद आता है पिलर 4 जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी और इन सब चीज़ों की डिस्कशन की हुई है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। फिर आता है पिलर 5, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पिलर है उसमें एनर्जी सेक्टर में जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 1 साल में, वाटर्स में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो आप में से लोग मृणाल के नोट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये टॉपिक्स लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी में बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा जियोमॉर्फोलॉजी से करते हैं। देखिए, जब आपने पहली बार ज्योग्राफी पढ़ना है तब देयर इज नो डाउट आपको जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना एग्जाम से 60 डेज पहले, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखें पिछले 4-5 साल के, तो इनवेरिएबली एक वर्ल्ड मैप क्वेश्चन होता है, एक इंडियन मैप क्वेश्चन होता है और 3 से 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें भी लैंडफॉर्म का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछले 3-4 साल से। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग जीसी लियोंग अनलेस आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। और वर्ल्ड मैप के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे बेज ऑफ द वर्ल्ड, गल्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट रिवर्स, स्ट्रेट्स, सीज और उनके साथ कौन कौन से कंट्रीज लग रहे हैं, अगर इन पे आप खुद से बनाएंगे इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप प्रीलिम से लेट्स से 60 डेज पहले हैं तो एक बहुत अच्छा एटलस आता है, स्टडी टुडे एटलस। उसमें आखिरी के कुछ पेजेस में ये थीमेटिक मैप्स दिए हुए हैं। जैसे एक मैप है जिसमें टोटली बेज एक्सप्लेन्ड है, गल्फ्स एक्सप्लेन्ड है, माउंटेन्स एक्सप्लेन्ड है। तो उससे क्या होगा कि मैप एंट्री वाला जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। उसी तरह से अगर इंडियन मैप एंट्रीज की बात करें तो इंडियन मैप एंट्रीज के लिए अगर आप एटलस से खुद बनाएंगे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेबोरियस। उससे अच्छा है, आशीष भारती एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी बुक आती है केबीसी नैनो पब्लिशर्स की। उसमें टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, माइक साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज और पासिस, ये सारे दिए हुए हैं। तो अगर 2 से 3 क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड आते हैं आपके, एटलीस्ट वो गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। देखिए, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जियोमॉर्फोलॉजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन फिजियोग्राफी, दैट इज इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियाज क्लाइमेट, इंडियाज पासेस, माउंटेन्स, इंडियाज सॉइल्स एंड वेजिटेशन, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बिना क्वेश्चन, बिकॉज एग्रीकल्चर
की थोड़ी सी रेलेवेंस बढ़ गई है पिछले 2 से 3 प्रीलिम से। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर इनवेरिएबली 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए PMFIES का हैंड आउट है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको रिवीजन करनी है तो आपको सबसे पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है उसमें ओशियानोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज करना है, क्योंकि करंट्स और विंड सिस्टम्स इनके बेसिस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या इनकी अप्लाइड नॉलेज यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार जैसे मानसून के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें एक स्टेटमेंट 2 दी हुई थी जिसमें था कि एंटार्क्टिक सी आइस कवर ऑल्सो अफेक्ट्स द मानसून प्रिडिक्शन, और वो बात सही है बिकॉज मानसून इज इम्पैक्टेड बाय मायरियाड ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके बाद स्टेटमेंट 1 थी कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है अप अंटिल 126 मीटर्स। अब जिसने भी वो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या ओशियानोग्राफी वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है, चाहे एनसीईआरटी से चाहे पीएमएफआईएस के नोट से, उसको ये पता होता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लेयर है वो पहले 30 से 40 मीटर ही लास्ट करती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है वो। तो अगर आपको उतना कॉन्सेप्ट पता था तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप यही टाइम सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने में लगाएंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने में लगाएंगे, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर देंगे। उसी तरह से एनवायरनमेंट में अगर आप PMFIES की बुक रेफर कर रहे हैं जो कि हार्ड बाउंड है, तो उसके लिए ये चैप्टर्स मैंने दिए हैं। एनवायरनमेंट में देखिए जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट देयर इज नो डाउट कि उसमें से क्वेश्चन आता है, पर वो बहुत इजीली सॉल्वेबल होता है या वो टोटली अनसॉल्वेबल होता है। लेकिन जो पार्ट आप 100% करेक्ट कर सकते हो वो होता है बॉडीज वाला पार्ट, जो इंपॉर्टेंट बॉडीज, एक्ट्स, कन्वेंशंस, वो वाला पार्ट। तो उसके लिए अगर आप शंकर IAS की बुक पढ़ रहे हो तो पार्ट 5 बहुत अच्छा है जिसमें ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कन्वेंशंस दी हुई हैं। फिर पार्ट 3 जिसमें बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड कन्वेंशंस दी हुई हैं। पार्ट 2 ये बहुत ज़्यादा अच्छे पार्ट हैं। उसी तरह से जो PMFIES की 2021 एडिशन फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन और एसोसिएटेड बॉडीज, इससे रिलेटेड ये चैप्टर्स आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं। उसके बिना जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए PT 365 आता है विजन IAS का, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशेंट क्योंकि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ होते हैं जो मिस कर दिए जाते हैं। उसके लिए एनवायरनमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो प्रीलिम्स कंपाइलेशन है IASparliament.com की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस पे इवेंट्स पे क्वेश्चन कम होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस और कन्वेंशंस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इफ 3 or 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्री आई थिंक 2 or 3 आउट ऑफ देम विल बी फ्रॉम बॉडीज एंड कन्वेंशंस एंड जस्ट 1 or 2 विल बी बेस्ड ऑन इवेंट्स। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IASparliament.com का अगर आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हैंड आउट जो हर साल वो प्रीलिम से पहले निकालते हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बिना इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए PT 365 कंपाइलेशन आती है विजन IAS की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज अ सेक्शन वेयर नॉन साइंस स्टूडेंट्स सफर अ लॉट। द रीजन इज कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंट्रिकेबली लिंक्ड होते हैं स्टैटिक पार्ट से। अब देखिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PCS, अगर आप PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बायोलॉजी के बेसिक्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ऑफन पूछ लिया जाता है। उसके लिए क्लास 9th एंड 10th की ICSE बायोलॉजी बुक्स आर वेरी गुड एंड वेरी सॉर्टेड, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बिना पीपल ऑफन रीड रवि P अग्रहरि सर्स बुक, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट बुक, लेकिन आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते और ना ही आप रिवाइज कर सकते हैं पेपर से पहले। इसके लिए अच्छी बुक जो है, जो मुझे उसका फॉर्मेट अच्छा लगा, इट इज़ इन माइंड मैप फॉर्मेट, दैट इज एसेंसिया बाय HS सिद्धू। इसमें आपको चैप्टर्स जो फॉलो करने हैं, ये बुक भी आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्यूल एंड एनर्जी, उसके बिना केमिस्ट्री में जो एडिटिव्स वाला, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स वाला और प्रिजर्वेटिव्स वाला सेक्शन है चैप्टर 27 एंड 28, उसके बिना फिजिक्स में जो चैप्टर 6 है आप वो कर सकते हैं।
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए PT 365 से ज़्यादा मुझे कॉम्प्रिहेंसिव IASParliament.com की प्रीलिम्स कंपाइलेशन लगी पिछले 2 साल से। इट कवर्स ऑल द मिशंस, स्पेस मिशंस जो पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ में है, और PT 365 का बल्क ऑफ द फोकस जो है वो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पे रहता है। तो इन दिस रिगार्ड्स आई वुड से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको साल के एंड में रिवाइज करना है तो IASParliament.com की कंपाइलेशन ज़्यादा बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर। अब ये सेक्शन है जो बच्चे टोटली छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप याद रखिए अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, लाइक अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस में से जो 2 to 3 हैं वो बहुत ईजिली सॉल्वेबल होते हैं। वो क्यों सॉल्वेबल होते हैं? क्योंकि वो कन्वेंशनल एरियाज ऑफ द सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। कन्वेंशनल एरियाज ऑफ द सिलेबस क्या हैं? आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, फिलॉसफी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लिटरेचर, फॉरेन ट्रैवलर्स और कॉइन्स। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम नितिन सिंघानिया कंप्लीटली छोड़ जाते हैं तो हम ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते पेपर में, और ये हमें एज देते हैं बाकी बच्चों के ऊपर। और इसका मतलब पर ये भी नहीं है कि आप बुक को कवर टू कवर पढ़ें। आप बुक में से जो पढ़ने लायक, जो जो मुझे लगा कि पढ़ने लायक चैप्टर्स हैं वो ये सारे चैप्टर्स हैं आउट ऑफ 20, लाइक 6 और 7 चैप्टर्स। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे इट विल बी मोर देन इनफ फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम आते हैं एंशियंट हिस्ट्री पे। अब देखिए जो एंशियंट हिस्ट्री है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, तो किड्स यूजुअली लीव इट ऑल टुगेदर। ये भी एक बहुत गलत बात है। इसके लिए बहुत सॉर्टेड जो सोर्स है वो है, ये आप देख पा रहे हैं, वाजीराम के प्रिंटेड नोट्स। अब वाजीराम के प्रिंटेड नोट्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि दीज आर जिस्ट ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। तो आपको अलग से उनको पढ़ के उनमें से नोट्स नहीं निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवरकिल करें इस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो अगर 4 क्वेश्चंस आने हैं एंशियंट हिस्ट्री में से तो उनमें से इनवेरिएबली एक क्वेश्चन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो टाइमलाइन बेस्ड होगा, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको टाइमलाइन पता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, टाइमलाइन बेस्ड के लिए एक पूरी टाइमलाइन चार्ट आप अपने रूम में लगा के रखिए। उसके बिना पूनम दलाल दाहिया मैम की एक बुक है एज इट इज़ हेयर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको अलग से इसमें नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। दिस इज़ लाइक लक्ष्मीकांत ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। इसमें एक चैप्टर है संगम एज का, जिसमें चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में लिखा हुआ है, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एंड में दी हुई हैं। अगर आप देखो पिछले 2 प्रीलिम से टर्म्स पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया यूपीएससी का, तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप इस बुक में से देख सकते हो। अब अगर आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करो तो मिडिवल हिस्ट्री पे किड्स इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर टाइम ड्यूरिंग रिवीजन ऑन मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप यूपीएससी देखो तो यूपीएससी का हॉट फेवरेट इज़ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के इवेंट्स, लिटरेचर, किंग्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेके इम्पॉर्टेंट बैटल्स तक सब यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद सेकंड इन प्रायोरिटी आता है दिल्ली सल्तनत। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने कोर एरिया में मुगल एम्पायर को डाला ही नहीं है, बिकॉज मुगल से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है टाइमलाइन बेस्ड। अगर आपको सिर्फ टाइमलाइन याद है कि इस किंग के बाद कौन आया, इस किंग के बाद कौन आया, तो आपका गेस वर्क बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं टोटली रैंडम, और इन 2 क्वेश्चंस पे हमें टाइम ज़्यादा नहीं देना है। दे आर अननेसेसरीली किल। इसके लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो है वाजीराम के प्रिंटेड नोट्स मिडिवल हिस्ट्री के। उसमें से जो चैप्टर्स आपको करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाला चैप्टर्स, जिसमें गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास का स्ट्रगल मैंशनड है। उसके बिना विजयनगर एज आई ऑलरेडी टोल्ड, और दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री का भी एक टाइमलाइन चार्ट आपके रूम में होना चाहिए। दिस विल हेल्प यू ईज आउट योर प्रिपरेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द बफर एरियाज विच आर इंटरमीडिएरी बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी, जस्ट लाइक अ बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉलिटी के बचे हुए सारे चैप्टर्स हैं
वो मैंने यहाँ डाले हैं। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पूछ ली जाती हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसके लिए देयर इज़ अ वेरी गुड बुक्स बाय एलेक्स एंड्रयू जॉर्ज। बुक का टाइटल है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जैसे केशव नंदा भारती, द वेरी फेमस, मिनर्वा मिल्स, और उसके बिना रिसेंटली आई आर कोयलो, राम नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में काम आएंगे। उसके बिना कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ करने हैं। से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वाला जो चैप्टर है उससे हर साल क्वेश्चन नहीं बनता, सो आई हैव पुट इट हेयर। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं बनता, तो सिमिलरली उसको मैंने यहाँ डाला है। उसके बिना मॉडर्न हिस्ट्री में अब जाके जब आपने 1885 से 1947 का फेस कर लिया और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कर लिए, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश कंसोलिडेशन एंड राइज करना है। फिर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करना है, और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स करना है, इसी ऑर्डर में रिवाइज। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर आप रोनाल्ड सर के नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो पिलर 6 और 7 की मैं यूटिलिटी कम मानता हूँ। उसका कारण ये है कि जो पिलर 7 है वो एक्सक्लूसिवली डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, ICOR। नाउ ICOR इज नो डाउट ये पता होना चाहिए, पर ये वंस इन अ वाइल वेवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। हम इनके लिए तो हमारे बाकी कोर एरियाज को नहीं सेक्रीफाइस कर सकते, तो ये आपके सेकंड इन प्रायोरिटी होना चाहिए, पिलर 7। उसके बाद जो पिलर 6 है, पिलर 6 डील्स विद गवर्नमेंट स्कीम्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आपने विजन से जो कॉम्प्रहेंसिव गवर्नमेंट स्कीम हैंड आउट है, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है तो आपको पिलर 6 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने विजन से नहीं किया है तो यू नीड टू डू पिलर 6 वेरी इफेक्टिवली। उसके बाद हम आते हैं एनवायरनमेंट पे। अब एनवायरनमेंट में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आपका सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहाँ पे एक गेस्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसी तरह से चैप्टर 24, 4 और 14, ये तीनों एक्वेटिक सिस्टम से डील करते हैं। आप इन तीनों को एक साथ पढ़िए। उसी तरह से चैप्टर 5, 6, 7 को आपको एक साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 17, 18, 19, 29, 29 चैप्टर डील्स विद एनवायरमेंटल इश्यूज इन न्यूज़। तो ये यूजुअली करंट अफेयर से आपका कवर हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया, अभी भी आपको बचे हुए सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। अगर आपने वो पहले जो मैंने 6 चैप्टर्स बताए हैं वो अगर आपने रिवाइज कर लिए हैं तो उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, मार्शल आर्ट्स और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वाला चैप्टर है जो आप कर सकते हैं। बट इन नो केस शुड यू डू important cultural organizations in India like आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ द पेरीफ्री रीजन। अब पेरीफ्री में पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स मैंने डाले हैं, और पार्ट 9 एंड 10, एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इससे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। उसके बाद पार्ट 10 जो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें, इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसके बिना एक क्लास 11th की बहुत अच्छी NCERT है, दैट इज़ ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल साइंस की NCERT है क्लास 11th की, ये आप कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि कभी पिछले कुछ टाइम से हेजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे इस बार पूछा था गांधी जी एंड मार्क्स के बीच में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस क्या हैं, एक क्वेश्चन में। तो जिसको ये पता था कि देयर फाइनल गोल इज अ स्टेटलेस सोसाइटी, ही वुड हैव इजीली गॉट इट। उसके बिना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और 4 जो चॉइसेस होती हैं और हमें लगता है 4 में से 2 तो पक्का ही सही हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी NCERT एक बार की होनी चाहिए। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। अब जाकर आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इसमें ग्रीक इन्वेडर्स के चैप्टर, मौर्यन एम्पायर के चैप्टर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर के चैप्टर अब जाके करने हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इनको कोर एरिया में नहीं डाला, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम इन्हीं चैप्टर्स पर स्पेंड करते हैं। गुप्तास, मौर्यास, वाकटकास, इक्ष्वाकुस, चालुक्यास एंड पुष्यभूतिस, लाइक पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर,
हर्षवर्धन। तो लेकिन इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, और जो क्वेश्चन वर्दी मटेरियल है भी वो आप अगर आप पीछे देखो, ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, नितिन सिंघानिया की जो 3rd एडिशन है इसमें हो जाएंगे। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में अब जाकर आपको, जब आप सारा सिलेबस हर सेक्शन कर चुके हो, तब आपको मुगल्स करने हैं। उसके बाद फिर बहामनी किंगडम करना है, और उसकी डिसइंटीग्रेशन से जो 5 रीजनल किंगडम्स राइज हुए थे वो करने हैं। उसके बाद अगर आप पंजाब पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ सिख एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह, एंड देन मराठास, राजपूत्स, एंड ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। ये सारे चैप्टर्स आपके 3rd रिवीजन मतलब 3rd राउंड के लिए होने चाहिए। फिर आर्ट एंड कल्चर के बचे हुए सारे चैप्टर्स। अब सॉइल्स, अब ज्योग्राफी में अगर आप आइए, ध्यान से देखिए, तो सॉइल्स एंड बायो ज्योग्राफी, दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज हेयर क्वेश्चंस आर नॉट सर्टेन। उसके बाद अगर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी करनी ही है तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हैंडआउट्स हैं PMFIAS के, विच आर वेरी गुड। वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उनके फैक्टर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी हैंडआउट बाय PMFIAS। लेकिन आपको जियोमॉर्फोलॉजी किसी भी केस में GC लियोंग से नहीं करनी है, बिकॉज लैंडफॉर्म से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एज आई एम रिपीटेडली सेइंग यू। अब हम आते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, अगर आप PCS के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन केस ऑफ PCS देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, your prerogative should be to attempt all the questions. But for UPSC prelims, you should have a sufficient buffer of negative questions, कि अगर आपका आंसर्स गलत भी हो गए तब भी आप नेगेटिव मार्किंग को काउंटर करते हुए आप क्रॉस कर सको वो थ्रेशोल्ड। अगर आप बहुत कम अटेम्प्ट करोगे, लेट्स से 70, तो अगर आप 70 में से आपके 20 गलत हो गए तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे, जैसे 90, तो अगर 90 में से आपके 30-35 गलत हो गए तो भी आप रेस से बाहर हो जाओगे। सो द ऑप्टिमम अटैम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी इज एनीवेयर बिटवीन 80 to 85। 80 to 85 क्वेश्चंस का फ़ायदा क्या होगा कि आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क ज़रूर लोगे पेपर में, और वो आपको लेना भी चाहिए। एज आई कीप सेइंग इट, इफ़ यू डोंट टेक रिस्क तो आप जो पेपर है वो नहीं क्लियर कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन हैं जो आप अपनी नॉलेज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस में यू थिंक ऑन योर फीट इन द एग्जाम। हाउ यू थिंक ऑन योर फीट? यू यूज योर कॉमन सेंस इवन इफ यू हैव नेवर स्टडीड इट। ठीक है, तो यूज ऑफ कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आई से दिस इज, सपोज लास्ट ईयर किसान क्रेडिट कार्ड पे क्वेश्चन आया था, और किसान क्रेडिट कार्ड के साथ ही लिखा हुआ था उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब जिसको ये पता है कि हाउसिंग एंड फाइनेंशियल लोन्स के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्कीम्स को, ही वुड हैव इजीली एलिमिनेटेड एंड गॉट दी ऑप्शन। इसके लिए आपको अलग से किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप ऑन योर फीट थिंकिंग यूज़ करके अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be used for biofuels as per the national biofuel policy। अब जिस बच्चे को ये पता है कि बायोडीजल के लिए हमें फैट्स एंड लिपिड्स चाहिए और बायो इथेनॉल के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स चाहिए, वो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता था जो था हॉर्स ग्राम। वाई? बिकॉज हॉर्स ग्राम इज प्रोटीन रिच। तो अगर आपने हॉर्स ग्राम को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास इजीली आंसर आ गया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, एज आई कीप सेइंग इट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह से आपको रेकलेस नहीं होना है। जैसे आप 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो चाहे आपको वो आते भी ना हो, ये बात गलत है। देर इज़ नो डाउट कि नॉलेज आपको 40 to 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लेके जाएगी, लेकिन रेकलेसनेस जो है वो ये 40 और 50 क्वेश्चंस का इफेक्ट डाइल्यूट कर देगी, और आप नहीं चाहते हो कि इनका इफेक्ट डाइल्यूट हो। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके श्योर शॉट सही होंगे। इसके बिना ओवर एंड अबव आपको 25
to 35 क्वेश्चन सही करने हैं बेस्ड ऑन योर knowledge, based on your elimination skills, based on your ability to think on your feet and based on the broad training of your common sense. अब हम आते हैं नेक्स्ट, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। देखिए, अगर यूपीएससी का पेपर है तो आपको उसको पेपर को 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करके ही सीख पाओगे। मैं राउंड्स में अटेम्प्ट करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑफन स्टूडेंट्स ऑफन मुझसे पूछते हैं कि सर मुझसे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हाउ डू आई हैंडल दिस। आपके पास नेगेटिव मार्किंग तब होती है जब आपके पास, आपको पता नहीं होता आपके पास कितना रिस्क बफर है, कि आप कितना और रिस्क ले सकते हो। जब आपको ये नहीं पता होता तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले 55 to 60 मिनट्स में आपको पूरा पेपर गो थ्रू करना है, पहले 1 घंटे में। उसमें आपको 30 to 40 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करने हैं, सिर्फ साथ साथ बबल करना है ओएमआर को, और यहाँ पर आपका नॉलेज आपको हेल्प करेगा। फिर होता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में 2-3 चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ हेजी मेमोरी। हेजी मेमोरी का मतलब है कि आपने कहीं पढ़ा होगा, आपको फेंट आइडिया होगा पर आपको याद नहीं होगा। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम विद हेजी मेमोरी, इट इज लाइबल टू बी डिस्टॉर्टेड। तो मोर ऑफन देन नॉट ऐसा भी हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, पर आपको ये इस चीज़ पे रिलाई करना होगा कि अगर आपकी हेजी मेमोरी जो है वो आपके 5 क्वेश्चंस गलत करा रही है तो वो आपके 10 क्वेश्चन सही भी तो करवा सकती है। तो इन इफेक्ट आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सेकंड राउंड में प्लीज डू रिलाई ऑन योर हेजी मेमोरी, जो आपने कहीं पढ़ा हो लेकिन आपको कॉन्क्रीटली याद ना हो। उसके बिना वहाँ रिस्क लें जहाँ आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है सही होने की। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप काम रहेंगे तो आप अपनी कॉमन सेंस का बेटर यूज़ कर पाएंगे, लेस एंशियस हो पाएंगे और इजीली 40 to 45 क्वेश्चंस को बबल कर पाएंगे। और थर्ड राउंड होता है जो सबसे ऑब्सक्योर क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको मैं ऑब्सक्योर क्वेश्चंस क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऐसे होते हैं, अनलेस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, या आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, या आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, आप उनको क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आप अटेम्प्ट करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपने फर्स्ट 2 राउंड्स में कितने अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपके फर्स्ट 2 राउंड्स मिला के 75 अटेम्प्ट हुए हैं तो रफली 10% का आपके पास बफर है, आप 7 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके फर्स्ट 2 राउंड्स में मिला के 60 क्वेश्चंस हुए हैं तो आप, देर इज़ नो डाउट कि आप वो आइडियल 75 to 80 क्वेश्चंस वाले थ्रेशोल्ड से काफ़ी नीचे हैं। तो यहाँ आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका मिनिमम होना चाहिए। उसका कारण ये है कि यहाँ आप 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें कि कौन से 15 से 16 क्वेश्चंस हैं जो छोड़ने वाले हैं, तो वो थर्ड राउंड आपका हेल्प करेगा उसे डिटर्मिन करने में, और इससे आपके नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगी। नाउ लेट अस मूव टू मेंस सेक्शन। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेपर को कैसे हैंडल करना है। देखिए, जो ऐसे पेपर है वो पंजाब पीसीएस में आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं अराउंड 800 वर्ड्स के, और यूपीएससी के पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने हैं अराउंड 1200 वर्ड्स के। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको सबसे इनिशियल स्लाइड में बताई थी, योर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी हियर आई टोल्ड अबाउट essay. Your clarity of expression fetches you more marks than anything else. Knowledge goes for a toss in essay, and people who go after collecting material and don't try to structure their essay are bound to suffer here. So it is very important your sentences are short, your expression, what you want to say is very clear, and on top of that, the view that you form about any issue, it should be multidimensional. By multidimensional, I mean it should take into account social, political, economic, historical, scientific, and ethical concerns into account. And your essay should always end on an optimistic note. अब essay के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
जो ऐसे के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मैगजीन, इट्स नेम इज योजना। ये कंटेंट के लिए नहीं आपको देखनी, ये आपको देखनी है ये जानने के लिए कि कैसे एक स्ट्रक्चर किया जाता है चीज़ों को, एक ऐसे को, और कैसे कोहेरेंस बनाई जाती है। देर इज नो डाउट इट हैज सम एक्सीलेंट एक्सीलेंट कंटेंट, लेकिन अगर आप कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो आपको योजना से ज़्यादा कंटेंट होगा आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर करने में। तो योजना के अगर आप आर्टिकल्स देखो, दे आर सो ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड कि आप अपने आप समझ जाओगे कि ऐसे में क्या लिखना है। इसके बिना जो सेकंड सोर्स है जो आप ऐसे प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज विजन आईएएस का वीकली फोकस। वीकली फोकस में वो एक इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, और हर वीक एक से दो इश्यूज होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हैं। ये आपका एक बेस मटेरियल बन जाता है ऐसे के लिए। लेकिन फिलोसॉफिकल एसेस के लिए आई एम अफ्रेड ये दोनों काफ़ी नहीं हैं। फिलोसॉफिकल एसेस के लिए आपकी जो फ्रीलांस रीडिंग आप करते हैं, अगर आपकी रीडिंग हॉबी है वो, अगर आपकी रीडिंग हॉबी नहीं है, आपकी एथिक्स की नॉलेज, वो आपको फिलोसॉफिकल एसेस में काम में लेके आती है। तो ऐसे पेपर अगर आपको हैंडल करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इंट्रोडक्शन होती है, दैट लीव्स अ मार्क ऑन द एग्जामिनर। बिकॉज हम एग्जाम सेटिंग में बैठे हैं, ही हैज़ सो मैनी एसेस टू चेक। तो आपका ऐसे जो है वो टोन सेट करना चाहिए पूरे ऐसे बॉडी का इन द वेरी बिगिनिंग। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे में अगर बता दोगे कि आप इन पीसीएस, जो मैंने नोटिस किया, अगर आप ब्रीफ में ये बता दोगे पूरे ऐसे में कि आप आने वाले ऐसे में आप क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हो, तो दैट सेट्स अ वेरी गुड टोन फॉर द एग्जामिनर, बिकॉज ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ विल यू गो अबाउट इट। तो योर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंट्रोडक्शन के लिए कुछ प्रॉपर टैम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे को इनोवेटिव बनाने के लिए। ये टैम्पलेट्स मैंने अनुदीप दुरीशेट्टी सर की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, you can buy it from Amazon. This is a very good book that sir has written. He secured AIR 1 in UPSC. So द पॉसिबल टेम्पलेट्स आर, एक तो आप स्टोरी के जरिए चीज़ें समझा सकते हैं, एक आप हिस्टोरिकल या फिक्टिशियस एनेक्डोट बता के एक टॉपिक को इशू कर सकते हैं। उसके बिना कुछ टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे आप स्टार्टलिंग फैक्ट या न्यूज़ डेवलपमेंट बता सकते हैं उस इशू के बारे। उसके बिना अगर एथिकल क्वेश्चन है तो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है बीइंग ह्यूमन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ह्यूमैनिटी। अगर आप ऐसे किसी इंक्विजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसे स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर विल थिंक के ओके दिस सीम्स मोर एंटाइसिंग टू रीड। यू हैव टू बेसिकली ड्रॉ द एग्जामिनर टुवर्ड्स यू। उसके बिना द वेरी कन्वेंशनल आप कोट या पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन मेंटेन अ रेडीमेड लिस्ट ऑफ कोट्स फॉर द ऐसे पर्पस, और व्हाट यू कैन डू इज आईएएस नेटवर्क की एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत अच्छे कोट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे के लिए जो उन्होंने टॉपिक वाइज सॉर्ट करके रखे हुए हैं। तो दीज कैन ईजी योर वर्क, और आप इन कोट्स को रेडिली कोट कर सकते हैं हर इशू पे, जैसे एजुकेशन, डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड इशूज, इन सब के लिए। ये टेम्पलेट देखिए, फॉर एग्जांपल साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड। अब इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, जैसे सबसे पहले दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा साइबर स्पेस क्या होती है, ठीक है, फिर साइबर स्पेस के चैलेंजेस क्या हैं। नाउ दिस मेक्स इट लाइक अ टेक्स्ट बुक ऐसे। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो है वो ऐसे फ्यूचरिस्टिक नोट पे स्टार्ट कर रहा है। इट इज़ अ फाइन विंटर मॉर्निंग इन 2025 एज कम्यूटर्स ट्रेवल टू वर्क द मेट्रो रेल crashes to a grinding halt. Concurrently, planes in the airspace lose communication with the ground control. Banks report breach of confidential data from their servers. अब ये देखिए लास्ट में लाइन, in 30 minutes entire country's critical infrastructure collapses, and within an hour it becomes clear that we are under a cyber attack, a cyber war. You see how futuristic it looks. अब यहाँ पे एग्जामिनर का मन करेगा कि मैं इसको और ज़्यादा रीड करूँ, और वो जितना रीड करेगा उसके आपको मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
सिमिलरली सेकंड इज फॉर एग्जांपल कोई फिलोसॉफिकल ऐसे है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अब इसमें आप एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा महात्मा गांधी जी को जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर। तो इनसे उन्होंने सीखते हुए ही रिफ्यूज टू गिव अप एंड देन ही रिजॉल्व टू फाइट इनजस्टिस विथ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो rather than becoming a force of hatred and revenge, he became a force of truth and non-violence. ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से अपने जीएस प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने जीएस पेपर 1 के लिए, मेंस के लिए, तो आपके पास ये एनेक्डोट्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। और ये एनेक्डोट्स मोर देन इनफ होंगे आपके ऐसे को एनरिचिंग और एंटाइसिंग बनाने के लिए। उसके बाद ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट इंडिया, इसमें आप स्टार्टलिंग फैक्ट या न्यूज़ बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब ये एक बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट है। वाई? बिकॉज वी आर करंटली गोइंग थ्रू 6th मास एक्सटिंक्शन एंड दिस इज ह्यूमन बीइंग इंड्यूस्ड। तो अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर विल नो ओके यू हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। सिमिलरली अब आप ये देखिए कि इस पूरे ऐसे में, इस पूरे इंट्रोडक्शन में टुवर्ड्स द एंड हमने अपना ऐसे का स्टार्टिंग टोन बहुत अच्छे से सेट किया। टू टैकल दिस चैलेंज एंड मेक इंडिया क्लाइमेट रेजिलियंट द कंट्री रिक्वायर्स इमेजिनेशन एंड इनोवेशन स्पेशली इन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। अब आपको ये नहीं है कि आपका जो स्टार्टलिंग फैक्ट है वो आपके पूरे ऐसे की टोन के साथ ना कनेक्ट हो, दैट शुड बी कनेक्टेड टू द टोन। अब आप देखिए कितना सटली ये जो इंट्रोडक्शन है ये ऐसे के लिए टोन सेट कर रहा है। वाई इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडिडेट डिड नॉट हैव एनी डेटा रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज कि कितने हम गीगावाट जनरेट कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है हमारे पास। ही जस्ट हैड वन थिंग कि इतने मिलियन स्पीशीज और प्लांट्स एक्सटिंक्शन पर हैं और एक्सटिंक्शन से बचने के लिए हमें कार्बन एमिशंस कम करने हैं, और कार्बन एमिशंस कम करने के लिए हमें एक क्लाइमेट रेजिलियंट इंडिया चाहिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट इंडिया के लिए हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज चाहिए। यू सी द फ्लो इज सो नेचुरल, सो द एग्जामिनर विल वांट टू रीड इट मोर। उसके बाद जैसे कुछ फिलोसॉफिकल एसेज हैं, मैंने आपको बोला था उनके लिए आप रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ गुड लाइफ इज वन हेल्ड बाय कंपैशन एंड गाइडेड बाय ह्यूमैनिटी। आप सबसे पहले क्वेश्चन पोज कीजिए, गुड लाइफ क्या है, ठीक है, और उसके बाद गुड लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, गुड लाइफ को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, गुड लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये फिलोसॉफिकल एसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दीज आर इनवेरिएबली अ लिटिल बोरिंग टू रीड फॉर द एग्जामिनर, लेट अस फेस इट, because here the scope of innovation is huge and so is the scope of boring the examiner. So you have to tread very cautiously here, and I think this is a very good approach, posing a rhetorical question. जो नेक्स्ट टेम्पलेट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कि आप कैसे एक कोट या एक पोएम से अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, क्या कैपिटलिज्म एक इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आ सकता है? इसको बिगिन करने के दो तरीके थे। एक तो सबसे पहले आप इंक्लूसिव ग्रोथ डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद आप कैपिटलिज्म डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और फिर आप अपने ऐसे को स्टार्ट कीजिए। ये है कन्वेंशनल तरीका, इट इज़ सेफ, it will fetch you the marks in range of 110 120, but it will not fetch you exceptional marks like 135 to 145. उसके लिए you have to experiment a little. तो उसके लिए कुछ कोट्स या पोएम्स आप अपने लिए रेडी रखें। अब दिस डजंट मीन यू गो ओवरबोर्ड ऑन दिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि IAS नेटवर्क एक साइट है, वहाँ पे आपको कोट्स मिल जाएंगे रेडीली अवेलेबल। उसके बिना जब भी आपको फ्री टाइम मिले, तो आपने देखा होगा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के भी और हिंदू के भी जो ओपिनियन पेजेस होते हैं उनके यहाँ टॉप पर कोट्स होते हैं। तो ये कोट्स आई थिंक दीज आर वेरी रेलेवेंट, एंड ये इश्यूज से इंस्पायर होकर ही कोट्स वहाँ लिखे जाते हैं। तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं।
और ये आपको ऐसे में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ऐसे की बॉडी को अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। देखिए, कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग तब होती है जब एक तो वो यूनिक हो, पीस ऑफ राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद यूनिक के बाद वो सिंपल टू रीड हो और वो एंगेजिंग हो। अब सिंपल टू रीड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत चाइल्डिश पॉइंट्स लिखो, मेरा मतलब है कि आप वन पैराग्राफ वन आइडिया फॉर्मेट फॉलो करो, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि दिस पैराग्राफ ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। और पैराग्राफ भी कोहेरेंट इन नेचर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वुमेन राइट्स पर ऐसे आ गया, तो जो वुमेन राइट्स पर जो आपका ऐसे होगा उसमें ट्रांजिशन अगर आप कर रहे हो सबसे पहले वुमेन की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन से, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन से आप जा रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव रियाम में, वहाँ से आप जा रहे हो जो जुडिशियल रियाम में, फिर आप जा रहे हो इकोनॉमिक रियाम में। ये तो है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में वुमेन की क्लाइमेट राइट्स के बारे में बात करोगे, फिर आप दोबारा अब्रप्टली जंप करके पॉलिटिकल स्फेयर के इंडिपेंडेंस की बात करोगे, फिर वहाँ से आप एक इकोनॉमिक स्फेयर पे जाओगे, फिर दोबारा आप घूम फिर के सोशल स्फेयर पर आओगे, तो आपका ऐसे कोहेरेंट ऐसे नहीं रहेगा। और जो मिसलेनियस डोमेन्स हैं वो आपको हमेशा टुवर्ड्स दी एंड डालनी चाहिए, जब आपने कन्वेंशनल डोमेन्स अपने ऐसे की कवर कर लिए। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज ऐसे आया क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीज क्या कर सकती हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आपने डिस्कस कर लिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपने डिस्कस कर लिया, लो कार्बन पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट आपने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद जो ट्राइबल्स के इंडिजीनियस नॉलेज है, दिस शुड कम हेयर। इसको आप सबसे ऊपर नहीं डाल सकते हैं, दैट डाइल्यूट्स द होल पर्पस ऑफ द एसे। सो द बॉडी शुड बी वेरी लॉजिकल एंड वेरी कोहेरेंट। उसके बाद आप अपनी बॉडी को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि द पर्सन हु इज चेकिंग अर पेपर इज गोइंग टू बी समबडी हु इज 50-60 years ओल्ड और मे बी इवन ओल्डर, ठीक है। सो इफ वी डोंट मेक अ सेंस ऑफ एक्सप्रेशन क्लियर टू देम, इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर देम टू फॉलो। दे आर पीपल ऑफ विजडम, so they don't like us beating around the bush, we have to address the point right in the middle। तो उसके लिए अगर आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बिना अगर आप एक्सट्रीम स्टांसेस नहीं लोगे वो भी सही रहेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको एक्सट्रीम स्टांसेस लेने पड़ते हैं, लेकिन वहां भी आपकी टोन बहुत मॉडरेट होनी चाहिए। इन नो केस शुड दिस बी फॉलोड, दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। आप एक एक्टिविस्ट नहीं हो, याद रखिए, आप एक ब्यूरोक्रेट हो। तो जो आपका ऐसे है दैट शुड बी अकोमोडेटिव ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस एंड डिफरिंग व्यूज आल्सो। और जो आपका एनालिसिस है वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हम कुछ चीज़ें पूछते हैं कि दिस ए माइट लीड टू बी एंड बी मे लीड टू सी, ये गलत है। It should be discreetly established. Third point is that is very important is your analysis should be logical and it should be coupled with compelling examples। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं सिंपली बोलूँ कि क्लाइमेट फाइनेंस की लैक से हमें अडेप्टेशन मुश्किल हो रही है, तो इट इज़ अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम पॉलिसी सही नहीं बनाएंगे तो पॉलिसी सही नहीं होगी, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्लाइमेट फाइनेंस नहीं जनरेट होगा, तो अगर वो जनरेट नहीं होगा तो अडेप्टेशन नहीं होगी। सो इट बिकम्स काइंड ऑफ राउंड अबाउट वर्बिएज। तो आपको ये अवॉइड करना है। जो आपका लॉजिक है वो क्लियर, सिंपल और कंपेलिंग एग्जाम्पल्स के साथ बेस्ड होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट एग्जाम्पल में आप दे सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हर साल $100 बिलियन बाय 2020 ऑनवर्ड्स जनरेट करेंगे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि वो लो कार्बन पाथवेज को फॉलो कर सकें, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। उसके बाद आती है थीसिस स्टेटमेंट। देखिए, जो हर पैराग्राफ होता है ना,
हर पैराग्राफ की एक स्टेटमेंट होती है जो एग्जामिनर को बता देती है ओके दिस इज द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में इस इशू की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी का ऐसे आए, तो उस ऐसे में अगर आप एक पैराग्राफ है उसकी सबसे पहली लाइन में ये मेंशन कर दो नाउ वी विल टॉक अबाउट माइग्रेंट लेबर इश्यूज, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि COVID-19 has had disproportionate impact on migrant laborers owing to informal economy of India. So this will impress the examiner because he will know that okay the thesis statement captures pretty much the essence of the paragraph. उसके बाद ही अगर वो बाकी ना भी पढ़े पैरा तो भी आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। Why? Because your thesis statement has done the trick for you. उसी तरह से जो कंक्लूजन है आपकी, जो कंक्लूजन है वो याद रखना वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर होनी चाहिए। अब ऑप्टिमिज्म से मैं क्या समझता हूँ, ऑप्टिमिज्म का मतलब ये भी नहीं है कि अगर अगर कहीं फायर बर्न हो रही है तो आप उस फायर को इग्नोर कर दो और बोलो कि सब सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आता है पैट्रियार्की पे, पैट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी पे, तो आप क्या ऐसे ये नहीं बोलना चाहिए कि पैट्रियार्की इज अ परमानेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इट इज हेयर टू स्टे एंड इट विल नेवर गो अवे। आपके ऐसे इन सॉल्यूशन इट शुड टेल अबाउट the various government measures that have been taken, the various best practices that are being followed globally. उसके बिना various citizen initiatives to combat patriarchy. इससे आपको एक कंक्लूजन नोट पे लेके जाना है कि जो पैट्रियार्की है वो स्लोली एंड स्टेडीली एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आ गई है कि देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स लाइक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट, SHE बॉक्स भी है एक एग्जीक्यूटिव मेजर जिसके ज़रिए आप कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण पैट्रियार्की इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। यहाँ आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दे सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज अगर आता है तो आप बोल सकते हैं द कंट्रीज मस्ट अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज कैन एंश्योर दैट कार्बन मार्केट्स डू नॉट रिजल्ट इन कार्बन इंपीरियलिज्म। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जामिनर विल नो ओके दिस गाय इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड गाय। क्योंकि अगर आप एक आर्म चेयर क्रिटिसिज्म करोगे ना अपनी कंक्लूजन में, तो एग्जामिनर विल थिंक के दिस गाय इज नॉट अ गाय ऑफ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट, दिस इज अ गाय ऑफ एक्टिविस्ट माइंडसेट, और हमें वैसे नहीं करना। और जैसे एक एंडिंग पे एक ऑप्टिमिस्टिक कोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप एवेंजर्स की मूवी देखते हो तो एवेंजर्स की मूवी ख़त्म होने के बाद भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ना। तो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो हमें नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी के बारे में या बताता है, या वो उस मूवी की सबसे कोर एसेंस क्या थी वो हमें बता देता है। तो जो ये जो ऑप्टिमिस्टिक कोट आप एंड में डालोगे ना एसे के, वो जो है वो रोल प्ले करेगा पोस्ट क्रेडिट सीन का, जो आपके रीडर के ऊपर एक लास्टिंग इंप्रेशन डाल के रखेगा। एग्जाम्पल, जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो तो आप एंड कर सकते हो बान की मून के कोट से, कि उन्होंने कहा था कि जेंडर एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज आर ऑल द सेम बैटल नॉट डिफरेंट बैटल्स। अब इस तरह के कोड जो है वो एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं। उसके बाद जो पेनल्टीमेट पैराग्राफ है, जो आपका लास्ट पैराग्राफ से एक पैराग्राफ पहले वाला है, उसमें आपको ब्रीफली समअप करना है क्रक्स ऑफ द मैटर, कि आपके मुताबिक अगर आपको कोई पूछे कि मुझे 100 वर्ड्स में बताओ क्या इशू है टोटल और आपका टेक क्या है, वो आपका पेनल्टीमेट पैराग्राफ में होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ टेस्ट ऑफ द व्यूज दैट यू हैव। ठीक है, इसमें आपको सारे अकोमोडेटिंग व्यू पॉइंट्स मेंशन करने हैं बहुत ही ब्रीफ में, और आपका टेक क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स इन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए 3 चीज़ें आपको करनी है। एक तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन देनी है, एक ऑप्टिमिस्टिक कोट के साथ एंड करना है, और उससे जस्ट एक पैराग्राफ पहले आपको अपना टेक देना है इश्यूज के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं आंसर राइटिंग के लिए। अब जो आंसर राइटिंग के लिए है ना, एक तो होती है कीवर्ड अप्रोच, कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैं वो सारे मेंशन करूं,
और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप बात करो यूपीएससी वर्सेस पंजाब पीसीएस आंसर राइटिंग की, तो ये थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी लिख दो, सिंपली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेजर इरिटेंट्स इन इंडिया चाइना इशू, तो आपने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना, तो इन यूपीएससी द एग्जामिनर विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड because he's probably either from JNU or DU or Osmania or something like that. We don't know, but I assume they are people of eminence and well read. But in state civil services, more often than not, that is not the case. Although I don't mean offense to anyone. So, what happens is here, when you write string of pearls, you have to mention that it is geopolitical encirclement of India. Geopolitical encirclement of India by China through its network of bases and ports such as Hambantota in Sri Lanka, Kyaukphyu in Myanmar, Gwadar in Pakistan and so on. उसके बिना आंसर राइटिंग में आपको फ्लारी इंग्लिश वोकेबलरी नहीं यूज करनी है. यू हैव टू कीप योर इंग्लिश वेरी सिंपल. ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, आपकी जनरल स्टडीज का टेस्ट है ये. ठीक है, और आपके आंसर्स को आपको क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखना है. उसका कारण ये है कि आप अपने आप को एग्जामिनर के शूज़ में डाल के देखो. ही हैज़ टू चेक, लेट्स से पंजाब पीसीएस में 950 बच्चे दे रहे हैं जीएस और यूपीएससी में अराउंड 10,000 बच्चे मेंस दे रहे हैं, तो इतने कॉपीज चेक करने हैं अगर एग्जामिनर को, तो डू यू थिंक ही विल हैव द पेशेंस टू लिसन टू what you are saying without directly arriving at the point? तो इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर है या सेकंड जो आपने बॉडी ऑफ द आंसर है, उस पर आप डायरेक्टली जो की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको एड्रेस करो. अगर आपने की डिमांड को एड्रेस नहीं किया, इट इज बाउंड टू मेक द एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड. एंड उसके बाद चाहे आपने की डिमांड को एड्रेस भी कर दिया, इट इज नॉट गोइंग टू लीव दैट गुड एन इम्प्रेशन ऑन हिम. तो आपका आंसर क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आई थिंक ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की है कि हम पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं. उसका कारण क्या है, हम इनफ मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं. हम प्रीलिम्स के तो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन हम मेंस के बहुत कम मॉक टेस्ट देते हैं. तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप राइटिंग में तेज़ हो, चाहे स्लो हो, चाहे जैसे मर्जी हो, आपको GS 1, 2, 3, 4 के हर पेपर के ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स ज़रूर देने चाहिए. सो दैट पुट्स द मार्क्स बिटवीन 20 to 30. तो अगर आपने 20 to 30 टेस्ट लिखे हैं, तो आपको क्वांटिटी और क्वालिटी बैलेंस करनी आ जाएगी. बहुत बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि परफेक्ट आंसर कैसे होता है, एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे आंसर लिखें. सी, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू लर्न ओनली बाय डूइंग, एंड हियर अनलेस यू एक्चुअली प्रैक्टिस इट इन टाइम कंस्ट्रेंट मैनर. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बिहेव्स वेरी डिफरेंटली व्हेन इट इज हैविंग नो डर्थ ऑफ टाइम एंड वेरी डिफरेंटली व्हेन देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट. तो क्वांटिटी और क्वालिटी को आप बैलेंस करना तभी सीखोगे जब आप इनफ अमाउंट ऑफ मॉक्स लिखोगे. उसके बिना एग्जाम्पल्स जो हैं वो रेलेवेंट टू पंजाब कॉन्टेक्स्ट देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीएस के एग्जाम के लिए. उसका कारण ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए पंजाब में वाटर स्ट्रेस के बारे और इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग सिस्टम्स क्या हैं, तो अगर आपने इसमें रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इजराइल से लिया है, अगर आपने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो आपके आंसर को वो पंजाबी टच नहीं मिलेगा. आपको फिर एग्जामिनर को ये पता नहीं होगा कि वेदर यू आर वेल वर्स्ड विद लोकल इश्यूज और नॉट. लेकिन इसके लिए आपको ओवरकिल करने की ज़रूरत नहीं है. एक सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जो साल के एंड में पंजाब रिव्यू आता है बाय मनीष जिंदल, उसमें आपको साइजेबल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि पंजाब सरकार ने इस बार क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या क्या चीज़ें आपने अप्लाई की हैं. अगर आप पिछले 2 साल के पंजाब रिव्यूज़ पढ़ लोगे, तो आपको पंजाब के करंट अफेयर्स अलग से द ट्रिब्यून से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन केस आपके पास टाइम कम हो, जैसे इस बार आपने देखा होगा प्री और मेंस के बीच में देयर वाज वेरी लेस गैप. देयर वाज जस्ट आई थिंक 2 months ऑफ गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस.
और इतने कम टाइम में आप सारे करंट अफेयर्स नहीं तैयार कर सकते। तो आप व्हाट यू हैव टू डू इज you make a list of 20 most important issues for each GS1, GS2, GS3 एंड GS4। उससे फायदा क्या होगा कि आप एटलीस्ट ये 20 जो हॉट इश्यूज आए हैं आप इसमें गलत नहीं करोगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे जब इकोनॉमी का आया था पेपर इस बार, तो इकोनॉमी का मेंस 365 पढ़ना तो बहुत मुश्किल है इन 2 मंथ्स, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी करनी है। तो व्हाट आई डिड वाज आई प्रिपेयर्ड अराउंड 20 थीम्स, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज इन न्यूज़, ठीक है, बैंक कंसोलिडेशन वॉज इन न्यूज़, उसके बाद 4 लेबर कोड्स पास हुए थे, ये न्यूज़ में थे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स न्यूज़ में था। ऐसे करके आई प्रिपेयर्ड अराउंड 20 थीम्स, और ये 20 थीम्स में से बिलीव मी 7 to 8 स्ट्राइक ऑफ हुए हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। और एवरी सीरियस एस्पिरेंट शुड बी एबल टू राइट क्वालिटी आंसर्स फॉर एटलीस्ट फॉर दीज 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 7 to 8 क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए। और अब सवाल उठता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सी यू हैव मेंस 365 डॉक्यूमेंट विद यू ऑफ विजन आईएएस, उसके सारे थीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कैसे पता करोगे? आप सिंपली द हिंदू पे जाओ और उसका ओपिनियन सेक्शन है, उसकी सिर्फ हेडिंग्स एक बार देख लो और वो किससे रिलेटेड है। आप आइडेंटिफाई करोगे सिर्फ 20 से 25 ऐसे इशू हैं हर चीज़ के, चाहे इकोनॉमी है, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे गवर्नेंस है, चाहे आईआर है, जिनके ऊपर मैक्सिमम एडिटोरियल्स आए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप आईआर का भी ओपिनियन सेक्शन जाओगे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का देखोगे, तो आप देखोगे अफगानिस्तान का टेक ओवर बाय तालिबान है, उस पर मैक्सिमम एडिटोरियल्स आए हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ हॉट थीम फॉर दिस ईयर मेंस। तो वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो अगर आप 20 हॉटेस्ट थीम्स हर एक सेक्शन ऑफ सिलेबस के लिए तैयार करोगे, आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे जो सब अच्छे से लिख के आएंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हैं। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि पॉवर्टी अभी तक क्यों नहीं कम हुई है इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद। नाउ दिस इज समथिंग, इसके ऊपर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो एक, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वर्ड्स कितने दिए हैं? 250। सो हाउ विल यू राइट इन 250 वर्ड्स? अगर आप इसको अच्छे से हेडिंग्स दे दोगे, पॉलिसी एरर्स क्या हैं, पॉलिसी मेकिंग एरर्स, पॉलिसी एग्जीक्यूशन एरर्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बिना नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अगर आप ऐसे करके कि इनफॉर्मल इकोनॉमी, और इनफॉर्मल इकोनॉमीज में पॉवर्टी यूजुअली प्रोलिफरेट्स एंड इट इज़ ऑफ वेरी डायनामिक नेचर, ठीक है। अगर आप ऐसे करके अपने पॉइंट्स को हेडिंग्स दे दोगे, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर एग्जामिनर टू सी योर ओपिनियन। और ये वेग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमें लगता है ना वेग क्वेश्चंस होते हैं, वो असल में वहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अब ये क्वेश्चन था कि इतनी स्कीम्स के बावजूद पॉवर्टी एलिवेशन क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे, तो आपको जो क्वेश्चन की कोर डिमांड थी वो ये थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसा क्या कम है, ऐसा क्या इशू है कि अभी तक पॉवर्टी नहीं कम हुई है। तो आपको बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का क्रिटिकल एनालिसिस करना था। सो ये आप क्वेश्चन जब बार बार पढ़ोगे, तो आपको ब्रॉड बेस्ड और वेग क्वेश्चंस के सब हेडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या आपने सब हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद क्या है, इन्फोग्राफिक्स बनाने ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप पेपर टाइम पे पूरा करते हो, लेकिन ओवरडू नहीं करना। जैसे आप एथिक्स में इन्फोग्राफिक्स मत बना के आइए। वाई? बिकॉज इन एथिक्स सेक्शन ए द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर थियोरी। what I did wrong in this, like last year in ethics I got 115 in UPSC. This year I just got 80 marks. The reason is I drew too many of infographics in section A. So in section A the examiner expects you to be clear with the concepts of ethics and at the same time give your own opinion about it. जो ethics का section A है ना, इसमें आपको ना too mechanical होना है और ना ही too poetic होना है. You just have to stand in the middle, क्योंकि आइदर ऑफ दीज एक्सट्रीम्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। उसके बाद जहां आप फ्लो चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा है, अगर आप इसको पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में लिखने लगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। इससे अच्छा क्या होगा, आप एक इन्फोग्राफिक बनाइए, सेंटर में आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिख दीजिए और ये एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज ऐसे करके फ्लो चार्ट में लिख दीजिए, ये बबल्स बना के। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी स्पेस भी बचेगी, और आप जो की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है, आप उसको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। उसके बाद की डिमांड ऑफ द जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो एग्जामिनर है ही हैज टू चेक इन PCS he has to check around 950 copies and in UPSC he has to check around 10,000 copy। तो अगर आप की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को इन द वेरी सेकंड पैराग्राफ नहीं एड्रेस करते और ऑन द टॉप ऑफ दैट लिमिटेड राइटिंग स्पेस भी है, तो यू आर इनएवेरिएबली रिड्यूसिंग योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन एंड यू आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग द एग्जामिनर। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को इन द वेरी सेकंड पैराग्राफ एड्रेस कर लें। उसके बाद एग्जाम्पल्स को कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो हर क्वेश्चन के लिए हम एग्जाम्पल्स नहीं जुटा सकते, लेकिन एक नीति आयोग की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक मैनुअल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएगा। तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको आप पेपर में कोट कर सकते हो रेडीली, और इसके लिए आपको अलग से गूगल माइन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ रेडीमेड डॉक्यूमेंट एंड रेडीली रिप्रोड्यूसेबल। उसके बिना कई बच्चे जो हैं वो कंक्लूजन बहुत ज़्यादा जेनेरिक लिखते हैं आंसर में। बेसिकली दे सम अप द एंटायर क्वेश्चन इन देयर कंक्लूजन विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो आपका सबसे मोस्ट इंप्रेसिव सोल्यूशन है ना, जो मोस्ट इंप्रेसिव सोल्यूशन है वो आप रिजर्व इट फॉर द लास्ट इन द कंक्लूजन, ताकि आपका जो कंक्लूजन है वो फेवरेबल नोट छोड़े एग्जामिनर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर क्वेश्चन आता है इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और इंडियन इकोनॉमी एंड द मेजर्स दैट वी शुड टेक, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, वी नीड टू हैव एन अर्बन component of मनरेगा as well। मनरेगा is primarily meant to address rural unemployment, राइट, बट इसका एक क्या अर्बन कंपोनेंट भी होना चाहिए। दिस इज अ पॉलिसी सजेशन, दिस इज समथिंग यू कैन पुट इन कंक्लूजन that considering the high amount of informal workers in the city economy, not just the village economy, it is worthwhile to consider the option of urban component of Manrega। Now this will leave the examiner with a very favorable impression। Next is approach to mains answer writing। अब ये देखिए, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। कंटेंट जो मैंने आपको अभी सोर्सेज बताए उससे आपको काफ़ी सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन इसके बियॉन्ड गेम है। बच्चे यहाँ रुक जाते हैं सारे। दे थिंक इफ दे हैव कंटेंट, इवन इफ दे डोंट प्रैक्टिस, इफ दे डोंट हैव कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस, फ्लो और टोन, तो वो मार्क्स ले जाएंगे। पर ये गलत है। पीसीएस के लिए शायद सिर्फ इन दोनों से काम चल जाए, लेकिन यूपीएससी के लिए यू नीड टू हैव ऑल 4 ऑफ दीज टिक्स। वाई? बिकॉज कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोर ऑफन देन नॉट हम आंसर में वो लिखाते हैं व्हाट वी नो एंड नॉट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। तो अगर आप वो नहीं लिख रहे हो जो एग्जामिनर चाहता है, तो एग्जामिनर इनवेरिएबली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसको लगेगा कि आपने आपने क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ही गलत की है। उसके बाद फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हर क्वेश्चन को एड्रेस करने का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है हर सेक्शन ऑफ सिलेबस का, तो आपको वो फ्लो इवॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोट करो, फिर लीगल अगर अगर कोई प्रोविजन है उसके लिए, कोई एक्ट है, कोई लॉ है, वो कोट करो, फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर उसके ऊपर आई है, और फिर एग्जेक्टिव एक्शन है उसको कोट करो। तो देयर शुड बी अ फ्लो इन योर आंसर। सिमिलरली जैसे अगर अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो आप फ्लो कैसे बना सकते हो? सबसे पहले आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आंसर करो, फिर आप इसको फिस्कल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से आंसर करो, फिर आप इसको एक्सटर्नल सेक्टर या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के पर्सपेक्टिव से आंसर करो। ठीक है, एट लास्ट आप इसको सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के उसके टर्म्स में आंसर करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन इन तीनों सेक्शंस के अलोंग आंसर करो आप।
तो बेसिकली क्या है कि लॉजिकल अरेंजमेंट आपके पॉइंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही आपको मार्क्स देगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये टू मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो एथिक्स में भी ये सब करने लग जाते हैं, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद है टोन ऑफ द आंसर्स। देखो जो आपकी टोन ऑफ द आंसर है ना, ऐसे वाली बात है, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म। फॉर एग्जांपल, you may belong to a let's just say a farmer family, and your family may not have very good opinion of farm laws. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सट्रीम स्टांस लेना है कि यू रिवोक देम ऑल, लेकिन हमें दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं लेना है कि सारे फार्म लॉज सही हैं। आपको बीच का रास्ता लेना है। बीच का रास्ता क्या है? जो भारतीय किसान यूनियन ने 18 to 20 अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं, आप एटलीस्ट वो अमेंडमेंट्स को ज़रूर कंसिडर करो, या फिर जो बिल है, एक्ट्स हैं, उनको अभी फिलहाल के लिए रिपील करके पार्लियामेंट की कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर करो, जहां पे इस बिल के ऊपर डिटेल डेलिब्रेशन हो और इसके अंदर के जो डाउटफुल क्लॉजेज हैं वो हटाए जाएं। ये होता है मिडल मिडल ग्राउंड वाला और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गए तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक्टिविस्ट माइंडसेट के हो, कि आप ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के नहीं हो। ब्यूरोक्रेट का काम है सॉल्यूशन देना। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, इज इंडियन सोसाइटी बिकमिंग इंटॉलरेंट? तो आपका एक ओपिनियन, आपका वन साइड ऑफ माइंड बोलेगा कि बिकॉज ऑफ द स्पेट ऑफ मॉब लिंचिंग्स दैट वी हैव सीन, एंड बिकॉज ऑफ द recent UAPA application on minorities and all, उससे हमें लगता है कि इंडियन सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग intolerant. But this is an extreme opinion, because on one hand we have these incidents, but on the other hand we have co-celebration of all the fairs and festivals of all religions together. We have Indians of all religions, races, castes topping the civil services examination. We have Indians of all religions making it to judicial services, doing well in private sector. ठीक है, तो क्या इंडियन सोसाइटी इंटॉलरेंट है? तो दिस इज समथिंग आप यहाँ पे आपको बीच का रास्ता लेना है. दिस इज वेयर यू हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक. सो योर टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी अ टोन ऑफ ऑप्टिमिज्म. और उसके बिना आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन रेलेवेंट कीवर्ड्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप वर्बल डायरिया ऑफ स्टैट्स एंड फैक्ट्स कर दें. दैट इज रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, तो आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल अगर आप लिख रहे हैं, कोई ऐसा कीवर्ड जो यूजफुल नहीं है, जो कॉमन पैरलेंस में नहीं है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि सिर्फ कीवर्ड्स फेंक दिए एंड ही हैजंट बॉदर टू एक्सप्लेन. लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन पैरलेंस में होते हैं. जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज, एआई, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी देयर इन कॉमन पैरलेंस. लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट इज द लैंग्वेज पेपर्स. See, for UPSC, the language papers are qualifying. But in Punjab PCS, they are counted in merit. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पंजाबी को बहुत सीरियसली लें. इसके लिए पंजाबी व्याकरण ਅਤੇ रचनावली बुक है नरिंदर दुग्गल की, क्लास 10th ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ 3 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਵਰਨ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਥੀਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਯਰ ਗ੍ਰਾਮਰ. ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਿਕ, ਯੋਜਕ,
Although these are low yielding areas, but class 10th, my point is class 10th grammar is something that you should read cover to cover for Narendra Duggal. And apart from that, one thing that I have realized is the high yielding areas are like Virodhi Shabd, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਲਿੰਗ, and then and another very important is this शुद्ध शुद्ध. This comes repeatedly. ठीक है, and then the same word that you have to first use in two different ways. This is something, for example, what also means anger, and what also means land boundary. So these are the few things that need to be given adequate attention while you are studying Punjabi grammar. Another important thing that is required for Punjabi grammar is translation. Now, what I have realized is I realized it in this PCS. Like, I read Tribune one day before the exam, English Tribune, and on the day of the exam in the morning, because mains exam is usually from 2 to 5 p.m. So the passage this time was on security cameras or CCTV cameras. So I realized that the passage that I had read on the day of the exam actually came in the examination itself. So it is in all likelihood Punjabi paper is set either on day of the examination or one day before the examination. So it is very important कि पंजाबी ट्रांसलेशन के लिए जो इंग्लिश ट्रिब्यून आता है, इंग्लिश ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल पेज आता है, द एडिटोरियल पेज आप देख लीजिए और उसमें जो अनकन्वेंशनल वर्ड्स आपको लगे कि जैसे रिकॉनाइंसा इस बार पूछा था, रिकॉनेसा या सर्वेलेंस, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पंजाबी इक्विवेलेंट्स आपको पेपर में नहीं सूझते हैं। ये इसके लिए अगर आप एक दिन पहले वाला एडिटोरियल और पेपर के दिन वाला सुबह एडिटोरियल पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा। देन दिस ईयर देयर वर सम unorthodox muhavre and akhan that were asked. Like this time it was asked tind chkanna hona. Now this is something which you will not find in class 10th NCR, class 10th Narendra Duggal's book. For this you have to invariably refer to class 12th grammar. So for just for muhavre and akhan purpose, refer Narendra Duggal's class 12th Punjabi book. Just for muhavre and akhan, and but all the other remaining chapters you should do from class 10th book. Now let us come to English. Now in English, one very book that is popular in market is Wren and Martin. But Wren and Martin has very less examples and it doesn't explain the rules very clearly. And on top of that, I found that there are few things जहाँ examples ज़्यादा role play करती हैं बजाय theory के. So for example, prepositions. I never learnt the rules of prepositions. I always found it difficult. So what I did was this book, Comprehensive Grammar of Current English by Joseph. It's not Mayal, it's Layal and Bishwas. This book is actually recommended in ICSE board for class 8th grammar. You can get it on Amazon. I'll post the link in the description below. See, the comprehensive grammar in it, there are like 226 sentences of prepositions. I just did them and I went, and invariably 3 to 4 questions of prepositions happen to strike out of them. So I did not go for the overkill in on preposition part. Similarly, one word phrases, and then a very hot favorite of Punjab PCS is do as directed, where you have to change the tense from not only but also, although, to in spite of, then from active voice to passive voice.
Basically, uh, all the questions that deal with sentence transformation, these are covered in these chapters, chapter 39, 40, 41, and 42 as well. These chapters are very important in this book. Apart from that, the chapter on tenses, the chapter on prepositions, and then verbs, and then idioms and phrases. This 34, 35, and 36. This year they went overboard with idioms and phrases. For example, hitting the water bucket was asked. I had no idea what this is. But later on, I came back home and I realized that it was there in this book. So it is very important for you to follow just the selective chapters. Not every chapter of this book is high yielding. Be very selective in your English approach. Just these chapters, if you do, they will be more than enough. And then in in English paper also there is a separate essay section of English paper. Here, what candidates tend to do is they use their general studies or technical jargon. For example, if a fourth industrial revolution essay comes in, say, essay paper, and it comes in English paper, then the essay format for both of them is entirely different. Because here your essay will be checked by a general studies expert, but here your essay will be checked by a language teacher. So here your clarity of expression and your grammatical correctness play a very important role. If you're making grammatical mistakes, then your language teacher will be highly offended. So if out of 10 marks essay you want to score 7 and 8, do not make tense mistakes, and then do not make agreement of verb with subject or auxiliary verb mistakes. Why I say so is, for example, if neither is used, then neither of us have eaten the food or has eaten the food. The answer is has eaten the food. Such, I know this is very trivial, but your language teacher is going to notice this. So in English you have to be very specific with your grammatical correctness, but don't lose sleep over it. This is something which is manageable in a day or two. And don't use technical jargon of general studies here, like you start quoting policies or government schemes. Here your essay should be generic, because this is a language paper. Here your focus should be more on grammatical correctness and clarity of expression. For more updates, please subscribe to Launchpad Education. And I haven't covered the interview section because I myself did not get very good marks in interview. But there are numerous strategies on interview which are available on the internet, and you can go through them. And another section that I did not cover was optional subject, because in PCS there is no optional. And for UPSC, I don't think I am the right person to guide for optional, having myself scored low marks in my optional subjects. So for that, you need to contact the relevant experts, see previous year's questions, the syllabus, and your interest. And kindly, I know that you will take it with a pinch of salt, but kindly go for a little less popular optionals, because we all have seen what UPSC did with public administration from 2012 to 2014, and with geography from 2014 to 2016. So it is very important to choose an optional that in which you have interest, that is less popular, whose previous year's question you are able to comprehend, and whose syllabus is sorted. Having said that, there are few people who score exceptional in geography and public administration as well. So it is entirely your call. These were just my 2 cents on Punjab PCS strategy in general. And in case you have any doubts, let me know in the comment section below. And please subscribe to Launchpad Education for further updates. Have a nice day.